हमारे पहले चैप्टर की, दैट इज द फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। खोपड़ी पे लगा के चमेली का तेल, घुस जाओ यहाँ इस चैप्टर के नाम के अंदर। चैप्टर का नाम क्या है मेरे भाई, मेरे बंधु? चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस। क्या ये शब्द कहीं सुनने लगता है? गुरुजी ये जो शब्द है लेक्चर 1 में भी सुना था, लेक्चर 2 में भी सुना था, आज भी सुन रहे हैं। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है यहाँ फोटो, फोटो का मतलब होता है लाइट यानी सनलाइट की हम लोग बात कर रहे हैं, और सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का बनना, किसी चीज का सिंथेसाइज होना। तो प्लांट क्या बना रहे होंगे मेरे भाई? प्लांट यहाँ पर बना रहे होंगे खाना। बाबू यहाँ खाना बनाएगा यानी फूड बनाएगा, और प्लांट कौन सा फूड बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है, यानी ग्लूकोज बनेगा, सुक्रोज बनेगा, ये चीजें बन रही होंगी। तो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके खाना बनाना, ये काम आपका प्लांट कर रहा होता है। हायर प्लांट्स में हम इस प्रोजेक्ट को पढ़ रहे होंगे, इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, यानी फोटोसिंथेसिस को देख रहे होंगे। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। बात स्टार्ट कर देते हैं एकदम बेसिक लेवल से, आराम से देखिएगा फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स को। ठीक है, ये देखो, ये देखो मेरे भाई, यहाँ ये भी मैं हूँ और ये भी मैं हूँ, है ना? ये भी मैं हूँ, देखो नूरानी चेहरा लग रहा है कुछ। गुरुजी मुंह मत धो के एकदम बढ़िया हो गया। ये देखो एक बार अलग से टीम ने हटाया ये थंबनेल कि नहीं गुरुजी ये वाला जो है समाज के लिए अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। अगर आप ऐसे दिखाई दोगे तो ठीक नहीं रहेगा, इसे एक गलत संदेश जाएगा दुनियादारी में, इसलिए इसको हमें हटाना है। तो आप भैया हटा देते हैं, ऐसे मुंह पे तो चार बातें सुनना बनता है मेरा, तो इसको हम लोग हटा देते हैं। यस, और मेन मुद्दे पे आ जाते हैं, मेन बड़ी बातचीत पे आ जाते हैं। और बड़ी बात ये है, बड़ी बातचीत ये है कि मेरे दोस्त हम फोटोसिंथेसिस को पढ़ने वाले हैं विद एब्सोल्यूट बेसिक लेवल। आराम से सुना, मैं कह रहा हूँ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है। फोटोसिंथेसिस में फोटो शब्द का मतलब है सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब है बनाना, यानी यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर फूड बन रहा है, प्लांट आपका फूड बना रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट बना रहा होगा। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर मैं सन की बात करूँ तो सन क्या अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है ऑन अर्थ? क्या सन जो है अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है? क्या फ्री में एनर्जी देने वाला एक एनर्जी सोर्स है सन? बिल्कुल सर, सन इज अ सेलेस्टियल बॉडी जो कि अर्थ के ऊपर रेडिएशन फेंक रहा होता है, और इन रेडिएशन में जो एनर्जी होती है इसे हम बाकी अलग अलग प्रकार की एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी बन नहीं सकती, एनर्जी आपकी नष्ट नहीं हो सकती, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ लाइट एनर्जी जब आएगी, इस लाइट की एनर्जी को ये जो प्लांट है ये केमिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी हम लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे। सो दिस इज अ प्लांट जो कि खाना प्रोड्यूस करता है। इसलिए ऐसा हर ऑर्गेनिज्म जो खाना प्रोड्यूस करता है, चाहे प्लांट हो, चाहे साइनोबैक्टीरिया हो, चाहे यूग्लिना हो जो सनलाइट की प्रेजेंस में खाना बनाता है, ऐसा दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाना बनाता है उसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं प्यार से। तो क्या प्लांट भी प्रोड्यूसर है? यस गुरुजी, फोटोसिंथेसाइज करता है, प्लांट भी प्रोड्यूसर है। अब प्रोड्यूसर ने सनलाइट को कैप्चर किया। अब मुझे बताओ कि क्या इस प्लांट का हर पार्ट सनलाइट को कैप्चर कर सकता है? सर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सनलाइट को कैप्चर करने का जिम्मा किसका होता है? लाइट को कैप्चर करने वाले मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं? सर पिगमेंट कहते हैं। मेरे भाई क्या यहाँ पर इसका जो ब्राउन कलर का तना है इसमें भी हरे भरे पिगमेंट पाए जाएंगे? सर नहीं पाए जाएंगे। ये जो हरा भरा पार्ट है इसी में ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलेगा, क्लोरोफिल वगैरह मिलेंगे। तो ये हरे कलर का जो प्लांट पार्ट है सिर्फ ये आपका ट्रैप कर पाएगा लाइट को, ये जो ब्राउन कलर का पार्ट है ये ट्रैप नहीं कर पाएगा। मतलब जरूरी नहीं कि पूरा प्लांट भी खाना बना पा रहा हो, ये हरे भरे पार्ट खाना बनाते हैं और यहाँ से खाना ट्रांसपोर्ट हो जाता है बाकी सारे प्लांट पार्ट्स में विद हेल्प ऑफ फ्लोएम। आपके दो अलग अलग प्रकार के वस्कुलर टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर, जाइलम एंड फ्लोएम। मुझे कल के लेक्चर के रेफरेंस से बताइए पहली बार जाइलम और फ्लोएम कौन से प्लांट में देखने को मिले? गुरुजी टेरिडोफाइट में देखने को मिले, फिर जिम्नोस्पर्म में भी एडवांस लेवल के देखने को मिले, उससे ज्यादा एडवांस लेवल के जाइलम फ्लोएम एंजियोस्पर्म में देखने को मिले, जो सबसे ज्यादा एडवांस प्लांट्स थे। तो जाहिर सी बात है ये जो जाइलम एंड फ्लोएम है ये पाइप जैसे स्ट्रक्चर है। जाइलम पानी का ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम खाने का ट्रांसपोर्ट करता है। तो यहाँ हरे भरे प्लांट पार्ट में जो खाना बनेगा ये मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा कहाँ? आपका बाकी स्टेम वगैरह में, रूट वगैरह में, जहाँ खाना नहीं बन रहा है। तो आपके फूड का ट्रांसपोर्ट भी यहाँ मुझे देखने को मिलता है। तो सनलाइट से लाइट एनर्जी ट्रैप करी, पिगमेंट ने खाना बनाया, प्लांट के सारे पार्ट्स पे खाना पहुंच गया, प्लांट के पास खाना है। अब इस प्लांट को कौन खा जाएगा? हर्बीवोर। नाम ही है हर्बीवोर, यानी हर्ब का साउंड आ रहा है, यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स जो हर्ब को यानी प्लांट को खाते हैं। सो ये डायरेक्टली प्लांट को खा रहे होते हैं, ये डायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करते हैं, तो इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर या फर्स्ट कंज्यूमर कह रहे होते हैं हम लोग। ये तो प्रोड्यूसर है, ये तो खाना बना रहा है, इसको पहली बार कंज्यूम किसने किया? हर्बीवोर ने किया, तो ये डायरेक्टली प्लांट को खाता है। तो इस ऑर्गेनिज्म में समझ लो यहाँ बकरी है, गोट है, तो इस गोट में एनर्जी कहाँ से आई? प्लांट से आई सर, तो इट इज प्राइमरी कंज्यूमर। अब इस गोट को पीछे से शेर देख रहा था, शेर ने सोचा आहा गोट तुम आराम से बैठ करके खाना खाओ, फिर तुम्हारी शेर शायरी मैं निकालता हूँ। तो शेर बैठ करके गोट को देख रहा था कि जैसे गोट अपना भोजन निपटाएगी उसके बाद गोट को ही निपटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर हर्बीवोर को कौन खा जाता है? कार्निवोर खा जाता है, जो इनडायरेक्टली आपका प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है, तो इसे सेकेंडरी कंज्यूमर हम लोग कह रहे होते हैं। सर ऐसा कैसे भाई? प्रोड्यूसर को खाएगा पहला कंज्यूमर, पहले कंज्यूमर को खाएगा दूसरा कंज्यूमर। आपके प्लांट की जो एनर्जी है वो गई हर्बीवोर में, और हर्बीवोर में खुद एनर्जी प्लांट चाहिए, तो वो प्लांट वाली एनर्जी तो कार्निवोर में जाएगी। तो आप कह सकते हो कार्निवोर इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करता है। ये जो आपके मांसाहारी एनिमल्स हैं डायरेक्टली प्लांट नहीं खा सकते, इसलिए ऐसे ऑर्गेनिज्म को खाते हैं जिसने प्लांट खाया। तो प्लांट को खा लेगा हर्बीवोर, तो हर्बीवोर में प्लांट की एनर्जी चली गई, हर्बीवोर को खा लेगा कार्निवोर, तो कार्निवोर में भी वही एनर्जी चली गई जो प्लांट से हर्बीवोर में आई थी, तो कहा जाता है इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है? कल एल्गी पढ़ाया था, एल्गी में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बताई थी कि यहाँ पर छोटी-छोटी चीजों को जोड़ के बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। 6 CO2 है, इन 6 CO2 को जोड़ करके यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? आपका एक ग्लूकोज बन जाएगा 6 कार्बन का। तो CO2 और H2 को आपने जोड़ा तो यहाँ पे ग्लूकोज बन गया और साथ में रिलीज हो गया बाय प्रोडक्ट, दैट इज योर ऑक्सीजन। तो मैंने एल्गी में भी बताया था कि ये कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन करते हैं। लगभग दुनिया में जितनी भी फोटोसिंथेसिस हो रही है उसका 50% एल्गी कर रहे थे। ये खाना बना रहे थे, लैमिनेरिया, पोरफायरा, सार्गासम खाना बना रहे थे, एंड ये अपने आसपास के इमीडिएट एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे थे। तो यहाँ पे 6 CO2 6 H2O, इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल आपने डाली क्योंकि सनलाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी और सनलाइट ट्रैप करने के लिए पिगमेंट चाहिए, तो यहाँ बन जाएगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। एक ये इक्वेशन है जो सबसे आसान है, सबसे सरल है, यही इक्वेशन हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मली दुनियादारी में। कई किताबों में लिखा होता है यहाँ 12 H2, यहाँ 6 H2 की जगह 12 लिखा है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 6 थे, यहाँ 0, यहाँ 12 है, यहाँ 6 लिख दो, सिंपल सी बात है, बैलेंस हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी बड़ी आराम से, कुछ करने की जरूरत नहीं। अरे डब्बा सेलेक्ट हो जाए यार, हाँ करेक्ट, ये क्या हो रहा है? हाँ, ठीक। बात समझ में आई? यानी दोनों इक्वेशन अपने आप में एकदम करेक्ट है। अगर आप 6 CO2 6 वाटर मिला करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना रहे हैं, इट्स फाइन। यहाँ पे अगर आपने 6 वाटर लिखे तो यहाँ पे 0, गैप 6 का है, यहाँ 6, यहाँ 0, यहाँ अगर 12 लिखा हुआ है किसी किताब में तो यहाँ 6 लिख दो, बैलेंस करने के लिए गैप 6 का ही होना चाहिए। दोनों इक्वेशन ठीक है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में ये वाली इक्वेशन यूज करी हुई है, इसी को हम लोग स्टैंडर्ड मान के आगे बढ़ेंगे। इतनी बात समझ में? अगर मैं इस स्लाइड को पूरा का पूरा आपको रिवाइज कराऊं तो मैं यहाँ पर पुष्पा पिक्चर के गाने का रेफरेंस लूंगा। पत्तियां खाती हैं किरणें, पत्तियां खाती हैं किरणें, पत्तियों को खाता है बकरा, बकरे को शेर दबोचे, भूख से कोई ना बचे, हा 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 हा। ऐसा ही गाना है उस पिक्चर में। वो एक्चुअल में पुष्पा बाबू फोटोसिंथेसिस दिखा रहे थे, एकदम टेढ़ा मेढ़ा होकर के फोटोसिंथेसिस दिखा रहे थे। दिस इज अ कंसेप्चुअल सॉन्ग। वहां पर इकोसिस्टम की गहराइयों के बारे में आपको जानकारी दी जा रही थी, हम भी नहीं समझ पा रहे थे। पुष्पा बाबू इज अ बायोलॉजी टीचर, जय पुष्पा बाबू। यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि मेरे भाई सनलाइट जो है पेड़ के पत्तों पे गिरती है, पेड़ ने एनर्जी बनाई, प्रोड्यूसर ने एनर्जी बनाई, प्रोड्यूसर को खा गया प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को खा गया सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर की एनर्जी हर्बीवोर में आ गई, हर्बीवोर की एनर्जी आगे चल के कार्निवोर में चली गई। और इक्वेशन कुछ ऐसी है कि 6 CO2 6 वाटर मिलकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन क्या है? यहाँ पर बाय प्रोडक्ट है, ऑक्सीजन भी बनेगा जो सांस लेकर के हम खींच जाएंगे, हमारे फेफड़ों में ऑक्सीजन भर जाएगी, और ये जो फूड है ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम खुद का खाना नहीं बना सकते। गुरुजी मम्मी तो खाना बनाती है, मम्मी अपनी बॉडी में खाना नहीं बना पा रही है दोस्त,
एनिमल्स प्लांट का मैटर यूज करते हैं खाना तैयार करने के लिए। हम खुद का खाना अपनी बॉडी में नहीं बना पा रहे हैं, वी आर आल्सो हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, प्लांट से अलग हैं हम लोग। यस, ये बात हमने सीखी, ये बात हमने जानी। अब फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन मैंने बताई थी, इससे बहुत सारे पॉइंट निकालो। गौर से सुनो मेरे भाई, गौर से सुनो, इतने पॉइंट्स निकलेंगे मजा आएगा। गौर से सुनो, CO2 पे वाटर लगाया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बना, गुरुजी सही बात है। अब देखो फीचर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, हुआ क्या आपके फोटोसिंथेसिस में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से सुनना। लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुई केमिकल एनर्जी में, क्या ये बात सही है? सर फोटोसिंथेसिस के लिए आपने फोटो यानी सनलाइट की एनर्जी को यूज किया और उसे केमिकल एनर्जी में ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, क्या ये बात सही है? एकदम सही है। तो ये पॉइंट हमारा डन है। दूसरा, फोटोसिंथेसिस इज फिजिको केमिकल प्रोसेस, फिजिको केमिकल प्रोसेस यानी फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार की चीजें यहां पर हो रही हैं। भाई केमिकल प्रोसेस तो है ही, क्योंकि आपका CO2 कन्वर्ट हो रहा है नए केमिकल यानी ग्लूकोज में, तो आपका ये केमिकल प्रोसेस तो है ही। फिजिकल प्रोसेस मतलब आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, जो लाइट है इसके दो तरीके का नेचर होता है, दो तरीके के नेचर हो सकते हैं, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। लाइट पार्टिकल के फॉर्मेट में भी मूव कर सकती है, और जब ये लाइट आकर के पत्ते से टकराएगी तो क्या एक फिजिकल प्रोसेस है? क्या ये फिजिकल फेनोमेना है? यस। तो जो लाइट रिएक्शन होते हैं ना फोटोसिंथेसिस के, जहां लाइट आकर के टकरा रही है पत्ते पे, ये फिजिकल पार्ट है। एंड जहां सच में केमिकल चेंज हो रहा है, ये आपका केमिकल पार्ट है। तो यहाँ फिजिकल चीजें भी होती हैं लाइट रिएक्शन में, और केमिकल चीजें भी होती हैं आपकी डार्क रिएक्शन में, इसलिए फोटोसिंथेसिस को फिजिको केमिकल प्रोसेस का। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर देखो आराम से, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है। रेडॉक्स रिएक्शन सही तो केमिस्ट्री में आपका पूरा का पूरा चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन। रेड का मतलब है रिडक्शन, रेड का मतलब है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है, अर्थात यहाँ पर रिडक्शन भी होगी, ऑक्सीडेशन भी होगी। रिडक्शन कैसे हुई? गौर से सुनो, रिडक्शन कैसे हुई? मैं कह रहा हूं कि इस प्रोसेस में आप CO2 को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में C6H12O6 में। देखो यहाँ पर रिडक्शन हुई कि नहीं? यहाँ पे एक कार्बन है और एक कार्बन पे लगे हुए हैं दो ऑक्सीजन। क्या इससे ज्यादा ऑक्सीजन लग सकते हैं कार्बन पे? नहीं सर। भाई एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इससे ज्यादा ऑक्सीजन लग भी नहीं सकते। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है सर? दो बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, मतलब दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। कार्बन की उतनी ही हैसियत है, चार बॉन्ड बना सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स। दो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए, दो इसके साथ, दो इसके साथ, यानी एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं लग सकते। यानी ये मैक्सिमम ऑक्सीडाइज्ड स्टेट में है, मैक्स ऑक्सीडेशन इसका हो रखा है, इससे ज्यादा ऑक्सीडाइज हो ही नहीं सकता। करेक्ट है सर। लेकिन जब ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, यहाँ आपका देखिए 6 कार्बन है और यहाँ 6 ऑक्सीजन है, तो एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन हुआ ना, यहाँ एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन थे, यहाँ एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन है, 6 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन, एक कार्बन पे एक ऑक्सीजन, पहले एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन था, एक ही बचा, यानी ऑक्सीजन कम हुआ है। ऑक्सीजन कम हुआ यानी कि ऑक्सीजन कम हुआ, रिडक्शन कहते हैं ना इसको। मेरे पास ऑक्सीजन आके लग गया तो मैं ऑक्सीडाइज हो गया, मेरे से ऑक्सीजन किसने छीन लिया, मैं रिड्यूस हो गया। तो यहाँ पर मेरे भाई ऑक्सीजन कम हुआ है ना, तो यहाँ पर रिडक्शन हुई है। और पहले यहाँ पर कार्बन जो था, इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं था, अब 6 कार्बन पे 12 हाइड्रोजन है, यानी एक कार्बन पे दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन बढ़ गए, ऑक्सीजन कम हुआ, ये भी रिडक्शन, हाइड्रोजन बढ़ गए, ये भी रिडक्शन। ओवरऑल मेरे भाई अगर आप देखेंगे तो CO2 को मैंने रिड्यूस कर दिया है। CO2 जो है यहाँ एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन थे, ये मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड स्टेट है कार्बन का। इस पे अगर आप देखो तो अब 6 कार्बन पे 6 ऑक्सीजन, यानी एक कार्बन पे एक ही ऑक्सीजन बचा है, या एक कार्बन पे दो ऑक्सीजन थे, या एक कार्बन पे एक ही ऑक्सीजन बचा है, तो ऑक्सीजन कम हो गया। और कार्बन पे हाइड्रोजन भी आपने लगा दिया तो हाइड्रोजन बढ़ गए। दोनों ही केस को आप क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। चाहे ऑक्सीजन कम कर दो चाहे हाइड्रोजन बढ़ा दो, ओवरऑल आपने कहा कि यहाँ रिडक्शन हो गया। सर ऑक्सीडेशन कैसे हुआ? H2O कन्वर्ट हो गया प्योर ऑक्सीजन में, यानी H2O जो है, H2O जो है कन्वर्ट हो गया ऑक्सीजन में, यानी इसका हाइड्रोजन हट गया। किसी चीज पे हाइड्रोजन लगा देना इज रिडक्शन, किसी चीज से हाइड्रोजन खींच लेना इज ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हो गया। करेक्ट है। ओवरऑल आपने कह दिया कि यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर दो प्रोडक्ट बने आपके फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज भी बना और ऑक्सीजन भी बना। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट है, गैस है, रिलीज हो जाएगा। ग्लूकोज खाना है जो कि प्लांट में यूज भी हो जाएगा, स्टोर भी हो जाएगा। ठीक है, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक प्रोसेस मतलब छोटी छोटी चीजों से यहाँ बड़ी चीज बनती है, तो 6 छोटे छोटे CO2 को जोड़ के एक बड़ा ग्लूकोज बन गया, तो एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगर मैं एक बड़ी चीज को तोड़ करके छोटी छोटी चीज छोटे छोटे टुकड़े बना रहा होता तो वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस हो जाता। ये एनाबॉलिक है। एनाबॉलिक है, छोटी छोटी चीज को जोड़ के बड़ी चीज बना रहे हो तो बॉन्ड बना रहे हो जिसमें आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी एंडरगोनिक रिएक्शन है। एंड मेरे दोस्त यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनऑर्गेनिक चीजें कन्वर्ट होती हैं ऑर्गेनिक चीजों में। यहाँ पर देखो मेरे भाई, ऑर्गेनिक चीज क्या होती है? जिसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों पाए जाते हो। यहाँ पर आपका CO2 में सिर्फ कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं। यहाँ पे आपका वाटर में सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं, यानी दोनों इनऑर्गेनिक है, छोटी छोटी चीजें हैं। यस, इन दोनों को मिलाकर के आपने क्या बना डाला? ग्लूकोज बना डाला, जिसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। तो कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पर साथ है, यानी क्या हो गया? ऑर्गेनिक हो गया, यानी इनऑर्गेनिक टुकड़ों को जोड़ जोड़ के आपने ऑर्गेनिक चीजें बना डाली। क्या ये सारे फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आए? क्या ये सारे फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको समझ में आ गए? एक बार तारा तारा कर दो इन द चैट सेक्शन। क्या ये सारी चीजें आपको समझ में आई? करेक्ट, रटने का कुछ नहीं है, सारा प्रैक्टिकल है मेरे भाई। सब इस इक्वेशन से ही बताया, कुछ रटाया नहीं है। एवरीथिंग इज सुप्रीमली प्रैक्टिकल। कुछ ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सिस्टमैटिक गई मेरे भाई, हो गया जो होना था, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई गुरुजी। अब देखिए अर्ली एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, यानी फोटोसिंथेसिस। जब दुनिया में आई, साइंटिस्ट को पता लगा कि ऐसा कोई प्रोसेस है, तो साइंटिस्ट ने देखने की कोशिश की कि इस प्रोसेस को कराने के लिए किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, रॉ मटेरियल्स क्या क्या है, कौन सी चीजों को बढ़ा दूं कि फोटोसिंथेसिस बढ़ जाए, कौन सी चीजों का इफेक्ट पड़ता है फोटोसिंथेसिस पे, साइंटिस्ट ने सब जानने की कोशिश की। तो मेरे भाई यहाँ पर पहला जो एक्सपेरिमेंट आया, या वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। यानी मेरे दोस्त यहाँ पर समझ लीजिए आपके पास एक प्लांट है, इस प्लांट में एक लीफ ऐसी है जो एक्सपोज है, यानी खुली खुली है, इस पे हमने कोई बदलाव नहीं किया, और दूसरी लीफ ऐसी है जिसको हमने क्या कर दिया? वेरीगेट कर दिया, यानी इसके ऊपर काला कपड़ा रख दिया, काला कपड़ा रख दिया, या काले पेपर से इसको कवर कर दिया। अब ये करने का मकसद क्या है? गौर से सुना। अगर मेरे भाई ये आपका पत्ता है जिस पे मैंने काला कपड़ा रख दिया है, तो क्या इस पत्ते पे सनलाइट गिर पाएगी? नहीं सर, इस पत्ते पे सनलाइट नहीं आएगी। ये जो पत्ता है ये एक्सपोज है, तो क्या इस पे सनलाइट आएगी? सर, इस पे सनलाइट खुली खुली आएगी। इस पत्ते पे अगर सनलाइट है तो सनलाइट आएगी, और सनलाइट की एनर्जी ही कन्वर्ट होती है आपकी केमिकल एनर्जी में, यानी फोटोसिंथेसिस होगा, यानी फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा तो वो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होगा, और स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होगा तो जब आप इस पत्ते पे आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो वो डीप ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा, स्टार्च की प्रेजेंस का आपको पता लगा देगा, यानी मेरे भाई यहाँ पर आपका स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा। अर्थात जब ये पत्ता खुला है तो इसके ऊपर सनलाइट आपकी गिर सकती है गुरुजी। एक्सपोज पत्ता है तो सनलाइट इस पे गिरी, तो फोटोसिंथेसिस हुआ, क्योंकि फोटो अवेलेबल है, लाइट अवेलेबल है, तो फोटोसिंथेसिस हुआ। फोटोसिंथेसिस हुआ तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज बना तो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर हुआ, तो स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया जी गुरुजी, आ गया। दूसरी चीज, इस पत्ते पे आपने काला घूंघट डाल रखा है, तो सीधा सनलाइट यहाँ पर नहीं पहुंच सकती। अगर सनलाइट नहीं पहुंची, अगर फोटो नहीं पहुंची, तो सनलाइट नहीं पहुंची, कोई फोटो पहुंची नहीं तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो उसके बिना ग्लूकोज कैसे बनेगा? नहीं बना। ग्लूकोज ही नहीं बना तो स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर नहीं हुआ, तो मेरे भाई स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया। इस कलाकारी को देख करके साइंटिस्ट ने, कवि ने क्या कहा? कवि ने हमें ये सीख दी कि मेरे भाई लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। जिस पत्ते के पास लाइट थी वहां फोटोसिंथेसिस हुई, जिस पत्ते पे लाइट नहीं थी वहां फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। इसका मतलब सूरज की किरणें फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हमें इस एक्सपेरिमेंट से बात पता लगी, पुष्टि हो गई। अगर एक एक्सपोज लीफ है तो उस पे लाइट गिरेगी तो लाइट कैप्चर हो जाएगी, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव। अगर पत्ती को आपने ढक रखा है तो उस पे लाइट नहीं गिरेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं स्टार्ट होगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आ जाएगा। यानी लाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में हमें इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से पता लगा। लाइट है तो फोटोसिंथेसिस है, लाइट नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं। एक चीज हमें पता लगी, एक चीज हमें पता लगी। दूसरी चीज देखो, यहाँ पर एक और एक्सपेरिमेंट ऐसे कहते हैं
मॉल साहब का हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। एक साइंटिस्ट है मिस्टर मॉल, घूमी फिरी वाला मॉल नहीं है, एक साइंटिस्ट है मिस्टर मॉल, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यहां हमने देखा, यानी यहां पर एक पत्ती के दो टुकड़े कर दिए हमने, आधे 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 दो टुकड़े कर दिए। आधी पत्ती को रखा इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, आधी पत्ती को रखा टेस्ट ट्यूब के बाहर। गुरुजी फिर क्या किया इस पत्ती के साथ, आधी पत्ती को टेस्ट ट्यूब के अंदर लॉक कर दिया, यहां पे रुई वुई लगा के इसको सेट कर दिया, कॉर्क लगा के सेट कर दिया एकदम। तो आधी पत्ती अंदर है टेस्ट ट्यूब के, आधी पत्ती बाहर है टेस्ट ट्यूब के, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये जो अंदर वाली आधी पत्ती है टेस्ट ट्यूब के अंदर, यहां हमने क्या कर रखा है, रुई भिगो के रख रखी है एक केमिकल में जिसका नाम है KOH, यानी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। यहाँ रुई है, इस रुई को भिगो रखा है केमिकल में KOH में, और KOH की खास बात क्या है, ये आसपास जितना भी CO2 है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ये आसपास के CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर ये रुई में भिगोया हुआ KOH है तो क्या आसपास के CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, बिल्कुल सारे CO2 को खींच लेगा। सारे CO2 को अगर इसने खींच लिया है तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई फ्री CO2 नहीं है। और ऊपर की जो आधी पत्ती है ये एनवायरनमेंट से कनेक्टेड है, तो यहाँ आपका अच्छा खासा CO2 देखने को मिल रहा है। तो अंदर कोई CO2 नहीं है, अंदर देयर इज नो CO2, लेकिन बाहर जो एक्सपोज्ड है पत्ती है तो एनवायरनमेंट के साथ कनेक्टेड है, तो CO2 यहाँ अवेलेबल है। अब आपको पता है कि जब आप खाना बना रहे होते हैं प्लांट में, जब आप ग्लूकोज बना रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, 6 कार्बन का ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 को ही तो आपने जोड़ा, हर CO2 में एक कार्बन है, CO2 एक कार्बन 2 ऑक्सीजन, हर CO2 में एक कार्बन है, 6 CO2 में जोड़ूंगा तो 6 कार्बन का ग्लूकोज मैं बना पाऊंगा, सिंपल सी बात है। यानी कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए मुझे CO2 चाहिए, तभी तो मैं बना पाऊंगा। यस, तो यहाँ पर अगर CO2 है, यहाँ पर CO2 है तो फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, ग्लूकोज बनेगा स्टार्च की फॉर्मेट में स्टोर होगा, अगेन स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आएगा, सही बात है गुरुजी। यहाँ पर CO2 है ही नहीं, रॉ मटेरियल ही नहीं है फोटोसिंथेसिस का, कोई CO2 अगर है ही नहीं तो फोटोसिंथेसिस भी होगी ही नहीं, कोई ग्लूकोज बनेगा ही नहीं, कोई स्टार्च बनेगा ही नहीं, स्टार्च टेस्ट आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, स्टार्च टेस्ट आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ कवि ने क्या कहा, यहाँ कवि ने ये कह डाला कि मेरे दोस्त CO2 इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 है तो फोटोसिंथेसिस होगी, अगर CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। लास्ट स्लाइड में कवि ने क्या कहा था, लास्ट स्लाइड में कवि ने कहा था कि लाइट इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही प्लांट की दो पत्तियां हैं अलग अलग, एक को लाइट दी, एक को लाइट नहीं दी, जिसको लाइट दी उसने फोटोसिंथेसाइज किया, जिसको लाइट नहीं दी उसने फोटोसिंथेसाइज नहीं किया, सिंपल। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ पर भी आपने पत्ती का आधा टुकड़ा जो है इसे CO2 नहीं दी, आधे टुकड़े को CO2 दी। अपने चेहरे के एक साइड मैंने सौंदर्य साबुन लगाई, दूसरी साइड मैंने कुछ नहीं लगाया, इस साइड का जगमगा गया, इस साइड का नहीं जगमगाया, ऐड में आता है ना, सेम चीज है। आधी पत्ती को CO2 दी तो उसने CO2 को यूज करके ग्लूकोज बना दिया, आधी पत्ती को CO2 नहीं दी तो उसने कुछ नहीं किया, उसने कोई आपका ग्लूकोज नहीं बनाया। बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, बिना कार्बन के ग्लूकोज बन नहीं सकता। यहाँ आपका CO2 अवेलेबल है, कार्बन सोर्स है, तो इसे ऐड करके हम ग्लूकोज बनाते हुए चले जाएंगे। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं है इस टेस्ट ट्यूब में, क्योंकि यहाँ रुई को KOH में भिगो के रखा हुआ है, KOH सारी CO2 को खुद एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि इसमें CO2 आपको देखने को नहीं मिलेगी, सारी KOH ने एब्जॉर्ब कर ली, ठीक है, ये आपने देखा। तो यहाँ हमें पता लगा वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट में आपका लाइट का इंपॉर्टेंस, एंड हमें मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में पता लगा CO2 का इंपॉर्टेंस। अब मेरे भाई एक और साइंटिस्ट आए हैं जिनका नाम है सर जोसेफ प्रिस्टली। सर जोसेफ प्रिस्टली ने कमाल का एक्सपेरिमेंट किया, बहुत शानदार। इसको हम कहते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। यानी इन्होंने एक जार लिया जो कि कांच का जार था, ट्रांसपेरेंट था, आर पार देख सकते थे आप इसके, कांच का एक कटोरा था, बेल जैसा, घंटी जैसा दिख रहा है। जैसे ये अगर आपकी बेल है तो कुछ ऐसा सा आपका कटोरा दिखाई दे रहा है, ऐसा। ये आपकी घंटी होती है, इस घंटी का ये हटा दो बीच का, ऐसा सा आपका बेल जार है। इस जार को अगर मैं टेबल पे रख दूंगा तो नीचे जो टेबल का सरफेस है वो नीचे के फर्श का काम करेगा, और ऊपर मैंने जार को उल्टा दिया तो अंदर आप चीजें इसके एक्यूमुलेट कर सकते हो, एक तरीके से कंटेनर का काम कर जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो बेल जार है ये आपका प्रिस्टली साहब ने लिया और 1770 में अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिया, 1770 में। यहाँ बेल जार एक्सपेरिमेंट में इन्होंने देखा केस 1 में कि मैं अगर इस कांच के बेल जार में चूहे को रखता हूं तो चूहा जो है कुछ टाइम के बाद सफोकेट करने लग जाता है और चूहा तड़पने लग जाता है, और ज्यादा देर तक अगर चूहे को कैद रखा तो चूहा जो है झटपटा के मर भी जाएगा, इतनी बुरी हालत हो जाती है चूहा भाव की। कैसे, क्योंकि मेरे भाई अगर एक कांच का चैम्बर है तो फ्रेश हवा अंदर नहीं आ पा रही है, अंदर लिमिटेड ऑक्सीजन है, चूहा उस ऑक्सीजन को लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता चला जाएगा, एक टाइम के बाद सारी ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, CO2 आपके इस चैम्बर में भर जाएगी जो कि टॉक्सिक है चूहे के लिए, तो चूहा झटपटाने लगेगा, फड़फड़ाने लगेगा, तड़पने लगेगा। ये आपके प्रिस्टली साहब ने देखा केस 1 में। यानी जब इन्होंने चूहे को रखा बेल जार में तो इन्होंने देखा कि माइस जो है ये आपकी इस बेल जार के अंदर जो हवा थी इसकी क्वालिटी को डिप्लीट करता है, खराब करता है, खत्म करता है, ठीक है गुरुजी, ये बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ इन्होंने एक जलती हुई कैंडल रखी। अब आग को जलने के लिए क्या चाहिए, आग को बुझाने के लिए कौन सी गैस चाहिए, आग को बुझाने के लिए आपके हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सोसाइटीज में जो लाल कलर के फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे होते हैं उनमें कौन सी गैस होती है सर, CO2 होती है। CO2 आग को बुझाने का काम करती है, और ऑक्सीजन की अगर आप सप्लाई देते रहोगे तो आग को जलाने का काम करती है। अब यहाँ पर इस बेल जार में शुरू में तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन थी तो आपकी कैंडल जलती रही, एक टाइम के बाद जब ये ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी तो कैंडल भी तो बुझ जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। तो मतलब चूहा जो है एक टाइम के बाद जब ऑक्सीजन खत्म हुआ तो तड़पने लगा, कैंडल जो है एक टाइम के बाद जब ऑक्सीजन खत्म हुई तो एक्सटिंग्विश हो गई, यानी आपकी क्या हो गई, बुझ गई। यानी यहाँ भी एयर की क्वालिटी खराब हो गई, पहले ऑक्सीजन थी अब ऑक्सीजन खत्म हो गई तो एयर की क्वालिटी खराब हो गई। तो अब प्रिस्टली साहब ने क्या किया, एक बढ़िया जुगाड़ लगाया। इन्होंने अपने इस बेल जार में, बड़े से बेल जार में एक मिंट का प्लांट रखा, यानी आपका मस्त इसने क्या रख दिया, मिंट का प्लांट रख दिया, पुदीना रख दिया, यहाँ पर कैंडल जलती हुई छोड़ दी और यहाँ पर चूहा भी रख दिया। अब इन्होंने कहा प्रिस्टली साहब ने कि ये जो आपका कैंडल है इसको जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए, इसको जिंदा रहने के लिए फ्रेश एयर चाहिए, ये फ्रेश एयर कौन दे रहा है, आपका प्लांट दे रहा है। और ये जो गंदी गंदी हवाएं छोड़ रहे थे, गंदी गंदी फिजाएं छोड़ रहे थे CO2, यहाँ पर ये जो है आपका कंज्यूम कर लेगा कौन, आपका प्लांट, और प्लांट इसे कंज्यूम करके अपना खाना बनाता रहेगा, तो एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया। ऑक्सीजन जो है वो कैंडल को मिल गई, माउस को मिल गई, इनके लिए एफिकेट है, इनके लिए इंपॉर्टेंट है, और बदले में जो प्लांट था इसको भी CO2 मिलता जा रहा है, तो तीनों के तीनों ही बढ़िया जिंदा रहे। माइस भी मौज मस्ती काट रहा है, बेल जार के अंदर घूमी फिरी कर रहा है, कैंडल भी जल रही है, और आपका जो मिंट प्लांट था ये भी जिंदा रह पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर तीनों की तीनों चीजें किसमें आ गई, इक्विलिब्रियम में आ गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी चीज के साथ कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल भी नहीं बुझी, माइस भी आपका जिंदा रहा, और मिंट प्लांट भी जिंदा रहा। यहाँ पर आपके प्रिस्टली साहब ने एक बहुत बड़ी बात कही, बहुत बड़ी बात कही, छोटा मुंह बड़ी बात कर दी। छोटा मुंह बड़ी बात ये थी कि मिंट प्लांट जो है इसने रिस्टोर कर दिया एयर की क्वालिटी को, जो कैंडल और माइस ने खराब की थी। अगर माइस को अकेला छोड़ा तो झटपटा गया, ये कैंडल को अकेला छोड़ा तो बुझ गई, लॉ बुझ गई, लेकिन जब इसे मिंट प्लांट के साथ छोड़ा तो दोनों काम करते रहे, दोनों अपना अपना अस्तित्व बरकरार रखते रहे, कैंडल भी जलती रही, लॉ भी नहीं बुझी, एंड मेरे दोस्त माइस भी जिंदा रहा। यानी मिंट प्लांट ने कोई ऐसा कारनामा किया जिससे हवा की क्वालिटी रिस्टोर हो गई, ऐसा इन्होंने काम किया। बाद में प्रिस्टली साहब ने बताया कि ये जो अच्छी गैस है, जो आपकी कैंडल के लिए, चूहे के लिए इंपॉर्टेंट है, सर्वाइवल के लिए, ये जो अच्छी गैस है इसका नाम क्या है, ऑक्सीजन है। तो इन्होंने क्या किया, 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। गुरुजी 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी हुई तो उससे पहले हम क्या लेते थे, उससे पहले भी चैन की सांस लेते थे, उससे पहले भी ऑक्सीजन ही लेते थे, बस पता नहीं था कि इस गैस का नाम ऑक्सीजन है जो हमारी बॉडी में डाल रहे हैं, जो हमारे फेफड़ों में भरी जा रही है हवा उसका नाम ऑक्सीजन है, ये हमें नहीं पता था, थी वो तब भी ऑक्सीजन। आपके प्रिस्टली साहब ने ऑक्सीजन इन्वेंट नहीं करी है, ऑलरेडी थी अवेलेबल दुनियादारी में, डिस्कवर की है, यानी बताया है कि ये जो गैस आप ले जा रहे हो अपने फेफड़ों में इसका नाम ऑक्सीजन है, ऐसा इन्होंने बताया 1774 में। तो 1770 में बेल जार एक्सपेरिमेंट किया, 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, ऐसा यहाँ पर बताया आपके प्रिस्टली साहब ने। एंड इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में बताया कि एयर क्वालिटी अगर अच्छी है तो कैंडल भी जलती रहेगी, चूहा भी मस्त रहेगा, एंड आपका प्लांट भी अच्छे से काम करता रहेगा। एयर हम सबके लिए बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रिस्टली साहब का एक्सपेरिमेंट था। इतनी बात समझ में आई तो बता दो एक बार जिससे हम आगे बढ़ पाएं। इतनी बात समझ में आई, यस। अब देखिए मेरे दोस्त, अब देखिए जूलियस वॉन सैक साहब, अब सैक साहब का नाम आते ही बुरा आ जाना चाहिए दिमाग में, सैक आ जाना चाहिए, जूलियस वॉन सैक साहब।
सैक में क्या करते हो, चीजें स्टोर करते हो। मेरे पास कोई बोरा है, उसमें मैं क्या करूंगा, चीजें स्टोर करूंगा। तो यहाँ पर सैक साहब ने दो बातें बताई, दोनों की दोनों बातें स्टोरेज से संबंधित थी। कैसे, आराम से सुनिए। पहला इन्होंने कहा कि ग्लूकोज जो बनेगा आपका फोटोसिंथेसिस के दौरान, ये स्टोर होगा आपका स्टार्च की फॉर्मेट में। एक तो इन्होंने ये बात बताई। दूसरी बात इन्होंने बताई कि जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो लाइट को ट्रैप करता है, ये आपका स्पेशल स्ट्रक्चर्स में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में, हमें ये भी पता है। यानी क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में स्टोर होता है। तो जब भी आपको जूलियस वॉन सैक साहब का नाम आए दिमाग में, तो आप मेरे दोस्त यहाँ पर एक सैक को इमेजिन करें, एक बोरे को इमेजिन करें, और ये जो बोरा है इसमें आप स्टार्च स्टोर करें एंड क्लोरोफिल स्टोर करें। तो ग्लूकोज आपका स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्मेट में, एंड क्लोरोफिल जो है ये आपका क्लोरोप्लास्ट नाम की स्ट्रक्चर्स में पाया जा रहा होता है, जो आपको पता भी है क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में हम लोग पूरा का पूरा क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देख चुके हैं। तो आपको पता है क्लोरोफिल और जो पिगमेंट है ये थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जा रहे होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल स्टोर है, इसलिए दोनों के नाम में क्लोरो है। यस, ये आपने देखा। तो जब भी सैक साहब का नाम है, दो लाइनें याद रखनी है, इन्होंने स्टोरेज की बात की। तो ग्लूकोज स्टोर होगा स्टार्च की फॉर्मेट में, एंड क्लोरोफिल जो है ये क्लोरोप्लास्ट में स्पेशल बॉडीज में पाया जा रहा होगा। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। ठीक है जी, एकदम ठीक है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट। अब तीन एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जो बहुत प्यारे प्यारे हैं। इनकी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से देखना मेरे भाई, दिमाग खुल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएंगी। आराम से एक्सपेरिमेंट को सुनना। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जानू बाबू ने किया, इंजन हाउस ने किया। अब यहाँ पर इश्क का इंजन चलावे जिया हो जाएगा, तो मेरे भाई लाइट से चलता है इंजन, ऐसा याद करो। तो इन्होंने लाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। इंजन हाउस साहब ने क्या बताया, इंजन साहब ने क्या बताया, लाइट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया। यानी वही कि कोई प्लांट है, उसको लाइट दोगे तो फोटोसिंथेसिस करेगा, कोई प्लांट है उसको लाइट नहीं दोगे तो बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा। इन्होंने भी सेम बात बताई, लेकिन इनका इस बात को प्रूव करने का तरीका, प्रमाणित करने का तरीका थोड़ा सा अलग था। क्या किया यहाँ पर इंजन बाबू ने, इंजन बाबू ने यहाँ पर क्या किया, एक प्लांट ले लिया जिसका नाम है हाइड्रिला। हाइड्रिला नाम में ही साउंड आ रहा है, हाइड्रिला, हाइड्रो यानी पानी में पाया जाता है, ये आपका एक्वेटिक प्लांट है। यहाँ पर भी ले लिया हाइड्रिला, सेम हाइड्रिला, पानी में पाया जाता है यानी एक्वेटिक प्लांट है। तो इसको क्या किया, एक चैम्बर में रख दिया हाइड्रिला को, पानी वानी है, यहाँ पर हाइड्रिला को चैम्बर में रख दिया, पानी है आसपास। अब क्या हुआ, अगर मेरे दोस्त जो हाइड्रिला है इसको मैं डार्क कंडीशन में रख दूं, अंधेरे में रख दूं, तो क्या आपका हाइड्रिला फोटोसिंथेसिस करेगा। भाई अंधेरे में फोटो ही नहीं है, लाइट ही नहीं है, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो हाइड्रिला को अगर अंधेरे में रखा है, किसी भी प्लांट को अंधेरे में रखा है, फोटो ही नहीं दी, तो फोटोसिंथेसिस कैसे होगा, नहीं हो सकता। तो ये जो हाइड्रिला है इसको जब हमने कोई सनलाइट दी ही नहीं, तो कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। और फोटोसिंथेसिस की खास बात ये है कि यहाँ खाना बनता है एंड ऑक्सीजन बनता है एज अ बाय प्रोडक्ट। अब मेरे भाई, अगर ऑक्सीजन बनेगा एक एक्वेटिक प्लांट में, खाना बन रहा है, ये तो आप ट्रैक नहीं कर सकते। अगर ऑक्सीजन बन रहा है तो ऑक्सीजन आपका बुलबुलों के फॉर्मेट में रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन गैस है, रिलीज होगी, पानी में कोई गैस रिलीज होगी तो बबल बनाएगी ना। यानी मेरे दोस्त यहाँ पर आपका बबल दिखता, अगर ऑक्सीजन बना होता तो बबल यहाँ पर दिख रहे होते, बबल आपको यहाँ पर नहीं दिखे, यानी कोई गैस नहीं बनी है, कोई ऑक्सीजन नहीं बना है। यानी जब इस हाइड्रिला को हमने डार्क कंडीशन में रखा, इसको कोई हमने लाइट नहीं दी, तो कोई ऑक्सीजन नहीं बना, कोई बबल नहीं दिखा। सेम प्लांट को जब मैं लाइट में लेकर गया, सेम प्लांट को जब मैं लाइट में लेकर गया, यानी मैंने फोटो दे दी, जब मैंने फोटो दे दी तो ऑक्सीजन बना, फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बना, और ऑक्सीजन जब बना तो ऑक्सीजन का बुलबुला मुझे दिखाई दिया, चुलबुला बुलबुला मुझे बनता हुआ दिखाई दिया। ये बबल किसके हैं, ऑक्सीजन के। यानी फोटोसिंथेसिस हुई है तभी ऑक्सीजन बना होगा, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुई तो ऑक्सीजन नहीं बना। यानी जब इस प्लांट को लाइट में नहीं रखा गया है ना, डार्क में था ये, फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, लाइट में रखा, लाइट दी तो फोटोसिंथेसिस हुई। सीधी सी बात है, सरल सी बात है, ये बात हमें समझ में आ गई गुरुजी। यस, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, लाइट अगर दे दी तो आपका फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि फोटो का मतलब ही लाइट होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के बबल्स बन रहे होंगे और एयर क्वालिटी इंप्रूव हो रही होगी आसपास के इलाकों की। ऑक्सीजन जो है हवा को शुद्ध करता है, अच्छा करता है। तो अगर ऑक्सीजन बन रहा है, एयर क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी इमीडिएट एनवायरनमेंट में। ठीक बात है, एकदम ठीक बात है गुरुजी। यानी इंजन हाउस साहब ने क्या बताया, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट। किसी एक्वेटिक प्लांट को लाइट में रखोगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, बबल रिलीज होंगे ऑक्सीजन के। अगर लाइट नहीं दी तो बबल रिलीज नहीं होंगे, सिंपल सी बात, बहुत बेसिक लेवल की बात। करेक्ट, एकदम करेक्ट है सर। यहाँ देखिए अगला एक्सपेरिमेंट, इंगलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट। इंगलमैन साहब का एक्सपेरिमेंट बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है मेरे दोस्त, बहुत ही सुप्रीम लेवल का एक्सपेरिमेंट है। गौर से सुनना, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है, आपको मजा आ जाएगा कि छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके इतना प्यारा सेटअप तैयार किया है इंगलमैन साहब ने कि आपको मजा आ जाएगा। गौर से सुनो, इंगलमैन साहब ने क्या किया, सबसे पहले एक प्रिज्म लिया, कांच का प्रिज्म लिया। आपका पिरामिड जैसा दिखने वाला प्रिज्म होता है, फिजिक्स लैब में आपने देखा होगा, ग्लास स्लैब प्रिज्म ये सारे रखे रहते हैं। यहाँ पर आपका एक कांच का प्रिज्म है। इस प्रिज्म पे जब आपने व्हाइट लाइट को टकराया, तो व्हाइट लाइट जब प्रिज्म पे टकराती है तो 7 इंद्रधनुष के रंगों में टूट जाती है, विबग्योर में टूट जाती है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, 7 कलर में टूट जाती है आपकी, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर में टूट जाती है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। अब मेरे भाई इन्होंने क्या किया, इंगलमैन साहब ने व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे टकराया। ये जो व्हाइट लाइट थी 7 इंद्रधनुष के रंगों में टूट गई। इन अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को, इन डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को, क्योंकि वायलेट से जब आप रेड पे जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ती है, इन सब लाइट की वेवलेंथ अलग अलग है, सब लाइट की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। तो इन अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को यहाँ डाल दिया क्लेडोफोरा नाम के ग्रीन एल्गी पे। ग्रीन एल्गी यानी हरा एल्गी है, लोएस्ट लेवल का प्लांट है। एल्गी सबसे सिंपलेस्ट प्लांट है, प्लांटिंग में पढ़ाया था। तो मेरे भाई सबसे उच्चा जो आपका प्लांट था एल्गी, इसके ऊपर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट डाल दी। अब कुछ क्लेडोफोरा है जिनको वायलेट लाइट मिल रही है, कुछ को इंडिगो मिल रही है, कुछ को आपको ब्लू मिल रही है, कुछ की येलो मिल रही है, ग्रीन मिल रही है, ऐसे करके अलग अलग आपके क्लेडोफोरा है, इनको अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मिल रही है, कुछ को रेड मिल रही है। अलग अलग क्लेडोफोरा को अलग अलग वेवलेंथ की लाइट मिली। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ अगर आप लाइट की क्वालिटी, लाइट की वेवलेंथ अगर चेंज कर रहे हैं, किसी को वायलेट दे दी, किसी को इंडिगो, किसी को ब्लू, किसी की रेड, हर लाइट की क्वालिटी अलग अलग है, तो क्या मेरे दोस्त यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का रेट भी डिफरेंट हो रहा होगा। किसी लाइट को एब्जॉर्ब करके हो सकता है प्लांट एकदम खुशी से पागल हो जाए, झूम उठे और ज्यादा फोटोसिंथेसिस करने लगे, और किसी लाइट को हो सकता है प्लांट पसंद ना कर रहा हो, उतनी ज्यादा फोटोसिंथेसिस ना कर पाए उस लाइट को लेकर। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मेरे भाई जब ये क्लेडोफोरा फोटोसिंथेसिस करेगा बढ़िया तरीके से, तो फोटोसिंथेसिस अगर होगी तो ऑक्सीजन रिलीज होगा, और ऑक्सीजन रिलीज होगा, आसपास ऑक्सीजन अगर जमा हो जाएगा तो उस ऑक्सीजन को खाने कौन आ जाएंगे, एरोबिक बैक्टीरिया। नाम है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया यानी आपका ऑक्सीजन को ये पसंद करते हैं, एरोबिक बैक्टीरिया यानी ऑक्सीजन लविंग, ऑक्सीजन को ये पसंद करते हैं। तो जहां ज्यादा ऑक्सीजन होगा वहां ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो जाएंगे मेरे भाई, बिल्कुल गुरुजी। यानी मैंने क्या किया, यानी इंगलमैन साहब ने क्या किया, एक व्हाइट लाइट को प्रिज्म पे टकराया, प्रिज्म से टकरा के व्हाइट लाइट 7 इंद्रधनुष के रंगों में टूट गई। ये 7 अलग अलग वेवलेंथ की लाइट आपने क्लेडोफोरा पे बरसाई। किसी लाइट को एब्जॉर्ब करके ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी तो ज्यादा आपका ऑक्सीजन बन रहा होगा, किसी लाइट को यूज करके कम फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो कम ऑक्सीजन बन रहा होगा। जितना ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा उतना ही खाना बनेगा, उतनी ऑक्सीजन रिलीज होगी, जितना कम फोटोसिंथेसिस उतना ही खाना बन रहा होगा, उतनी कम फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पर हमने देखा कि ऑक्सीजन का पता कैसे लगाएं, आसपास एरोबिक बैक्टीरिया छोड़ देते हैं। जहां एरोबिक बैक्टीरिया ज्यादा जमा हो गए, उनका झुंड इकट्ठा हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन ज्यादा रहेगी, क्योंकि मेरे भाई एरोबिक बैक्टीरिया जो है ये ऑक्सीजन लविंग है। तो जहां ज्यादा ऑक्सीजन बनी होगी वहां ज्यादा एरोबिक बैक्टीरिया का झुंड जमा हो जाएगा, जहां ज्यादा ऑक्सीजन बनी होगी वहां एरोबिक बैक्टीरिया का झुंड जमा हो जाएगा। तो हमने देखा ये एरोबिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा कहां इकट्ठे हुए हैं, ब्लू वाली लाइट पे एंड आपका रेड वाली लाइट पे। तो हमने बताया ये जो ब्लू लाइट है और रेड लाइट है, यहाँ सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा अल्ट्रा फोटोसिंथेसिस आपको देखने को मिल रही होती है। तो एरोबिक बैक्टीरिया कहां जमा होंगे, जहां ज्यादा ऑक्सीजन होगा, और ऑक्सीजन ज्यादा कहां होगा, जहां ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगी। तो जाहिर सी बात है ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा आपके एरोबिक बैक्टीरिया जमा हो रखे हैं, तो यहाँ सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई होगी। यानी आपका कह सकते हो आप कि रेड और ब्लू रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। इनमें भी अगर आप देखो तो रेड में थोड़ी ज्यादा होती है, अगर कोई ये पूछने को बोले तो रेड में सबसे ज्यादा होती है। वैसे एनसीईआरटी के हिसाब से रेड और ब्लू रीजन सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे इंगलमैन साहब ने एक्चुअल में क्या कर दिया, इंगलमैन साहब ने एक्चुअल में क्या कर दिया, इन्होंने दे दिया दुनिया का सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रा।
एक्शन स्पेक्ट्रा। सर एक्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, आराम से देखिए, यहां पर एक ग्राफ बना देता हूं मैं, यहां पर एक ग्राफ बना देता हूं मैं, यहां पर एक और ग्राफ बना देता हूं। इस ग्राफ को मैं कह रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इस ग्राफ को मैं कह रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, इस ग्राफ को मैं कह रहा हूं क्या, एक्शन स्पेक्ट्रा, एक्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, आराम से देखिए, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, नाम में घुस जाओ खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब ऐसा स्पेक्ट्रा, ऐसा ग्राफ जो मुझे बताए कि किस लाइट की कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है। यानी नीचे अगर मैं आपका मार्क कर दूं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, यहां अगर मैं मार्क कर दूं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, अगर मेरे भाई मैं ग्राफ बना रहा हूं जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, जो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, और इसे मैं कह रहा हूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, तो मुझे क्या पता लग रहा है कि यहां ब्लू रीजन की सनलाइट एंड रेड रीजन की लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मतलब ऐसा स्पेक्ट्रा, ऐसा ग्राफ जो मुझे बता दे कि कौन सी लाइट हम सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहे हैं, यह है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। और ऐसा ग्राफ जो मुझे बता दे कि किस लाइट को इस्तेमाल करके सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है, यानी सबसे ज्यादा एक्शन इस पूरे चैप्टर में एक्शन क्या हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, यानी कौन सी लाइट को यूज करके सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है, दैट इज एक्शन स्पेक्ट्रा। तो हमें पता लग गया भाई ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा एक्शन होता है, ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा एक्शन होता है। तो क्या हमें यहां पर एक एक्शन स्पेक्ट्रा मिल गया है। यही बात तो आपके एंगलमैन साहब ने कही, इसे ग्राफ के फॉर्मेट में प्लॉट करो भाई, यहां कैमेरोबिक बैक्टीरिया, कैमेरोबिक बैक्टीरिया, यहां देखो ग्राफ पीक पे चला गया, यहां कैमेरोबिक बैक्टीरिया, कैमेरोबिक बैक्टीरिया पीक पे चला गया। ये आपका क्या है, एक ग्राफ ही तो है, ये आपका क्या है, इसको ऐसे घुमा के देखो, ये क्या है, एक ग्राफ ही तो है, ये सेम चीज तो बना दी मैंने, ये सेम चीज तो बना दी कि आपका वॉयलेट है, इंडिगो है, ये ब्लू पे आपकी सबसे ज्यादा एक्शन हुई, फोटोसिंथेसिस हुई। फिर आपका यहाँ पर ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुई। तो ब्लू और रेड पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, ये बात इसी ग्राफ से तो पता लग रही है। तो क्या ये दुनिया का सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रा है जो एंगलमैन साहब ने हमें दिया था? बिल्कुल। अगर एंगलमैन साहब ये बता देते कि कौन सी वेवलेंथ की लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करी जाती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। इन्होंने हमें बताया किस लाइट को यूज करके सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, सबसे ज्यादा एक्शन होता है, इसे हम एक्शन स्पेक्ट्रा कह रहे होते हैं। तो दुनिया का सबसे पहला एक्शन स्पेक्ट्रा हमें किसने दे दिया, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रा हमें किसने दे दिया, एंगलमैन साहब ने दे दिया। ये बात हमको समझ में आ गई गुरुदेव, ये बात हमारे पल्ले पड़ गई गुरुदेव, मुझे समझ में आ गई है बात, करेक्ट, एकदम करेक्ट बात है। अब मेरे दोस्त नीचे एक और बात लिखी गई है कि ये जो एक्शन स्पेक्ट्रा है ये रिजेंबल करता है विद द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी। यानी क्लोरोफिल ए और बी जो है वो यूजुअली इन्हीं लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी करते हैं। तो क्लोरोफिल ए और बी इन्हीं लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी करते हैं, तो इन्हीं लाइट पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रही होगी। यानी क्लोरोफिल ए और बी को यही ब्लू और रेड लाइट पसंद है, तो इन्हीं को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेंगे और इन्हीं में सबसे ज्यादा फिर फोटोसिंथेसिस होगा, एक्शन होगा। तो एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रा इसको हमने कहा। बात समझ में आई? बात समझ में आई मेरे शेर, मुझे बता दो एक बार, बात समझ में आ गई है? करेक्ट से बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात मेरे सभी भाई बहनों को समझ में आई। इसी चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, थोड़ा और डिटेल में आपको एक्शन स्पेक्ट्रा भी बता देता हूं, साथ साथ हाथ की सारी बातें खत्म हो जाएंगी। आराम से मेरी बात सुनना भाई, आराम से मेरी बात सुनना। ये देखो एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, बहुत गौर से सुनना मेरी जान, बहुत गौर से सुनना। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा मैंने कहा ऐसा ग्राफ जो मुझे बताए कौन सी लाइट कितनी मात्रा में एब्जॉर्ब करी जा रही है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। यानी इट इज अ ग्राफ जो मुझे बताए कि कौन सा पिगमेंट किस लाइट को कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जैसे यहां पर एब्जॉर्प्शन है क्लोरोफिल ए का, क्लोरोफिल ए पिगमेंट ब्लू लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बाकी को कम कम कर रहा है, ब्लू को ज्यादा कर रहा है, देखो। फिर बाकी को कम कम कर रहा है, रेड को सबसे ज्यादा कर रहा है, जो हमने अभी बताया अभी। तो इस ग्राफ में मुझे पता लग रहा है कि क्लोरोफिल ए ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है। लेकिन मेरे भाई अगर एक ऐसा ग्राफ है जो बता रहा है कि कहां सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, कहां सबसे ज्यादा एक्शन हो रहा है, तो इसे मैं एक्शन स्पेक्ट्रा कहूंगा। जैसे यहां पर अगर आप देखो तो ब्लू और रेड रीजन में ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। यहां वायलेट में फोटोसिंथेसिस कम, इंडिगो में कम, ब्लू में भाई पहाड़ बन गया। फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज में कम, रेड में आपका पहाड़ बन गया। तो सबसे ज्यादा एक्शन कहां हुआ, सबसे ज्यादा एक्शन ब्लू और रेड में हुआ। तो क्लोरोफिल ए जो है यही ब्लू और रेड में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब भी करता है लाइट को, ब्लू और रेड लाइट इसे पसंद भी है। इन्हीं लाइट को इस्तेमाल करके ये एक्शन भी दिखाएगा, कमाल भी करेगा, यानी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी ब्लू और रेड लाइट में हो रही होगी। ये हमने देखा, ये हमने सीखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब थोड़ी और गुप्त बातें बताता हूं इस टॉपिक के बारे में, गौर से सुनो और क्लैरिटी आएगी, और क्लैरिटी आएगी, आराम से सुनना। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं क्लोरोफिल ए को, है ना। यहां देखिए 400 नैनोमीटर की लाइट है, 500 नैनोमीटर की लाइट है, 600 नैनोमीटर की लाइट है, 700 नैनोमीटर की लाइट है, यानी ये विजिबल लाइट है। 400 से 700 नैनोमीटर जो है ये विजिबल रेंज की लाइट है, यानी यहां पर विबग्योर आपने बना रखा है, एक तरीके से आप कह सकते हो दिस इज विजिबल लाइट, दिस इज विजिबल लाइट। तो समझ लीजिए आपने विबग्योर बना रखा है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू एंड सो ऑन, आगे ऐसी लाइट आ रही है, ठीक है। आराम से देखिए, आराम से देखिए मेरी बात को। मैं कह रहा हूं यहां पे क्लोरोफिल ए का पिगमेंट जो है, क्लोरोफिल ए का पिगमेंट जो है सबसे ज्यादा लाइट कहां एब्जॉर्ब कर रहा है, इस रीजन में पीक आया, और उसके बाद ये सबसे ज्यादा कहां एब्जॉर्ब कर रहा है, दूसरी बार यहां इस रीजन में, यहां पीक आया। कहां पीक आया, यहां पे और यहां पे। ये दो लाइट सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है कौन, आपका क्लोरोफिल ए। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है इस लाइट को, और इस लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल बी की अगर आप बात करें, क्लोरोफिल बी किसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, आराम से देखिए। क्लोरोफिल बी जो है ये आपका थोड़ा सा यहां मैक्सिमम पीक दिखाएगा और थोड़ा सा यहां मैक्सिमम पीक दिखाएगा, यहां और यहां। अब देखो क्लोरोफिल ए यहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, क्लोरोफिल बी यहां लगभग लगभग सेम सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। क्लोरोफिल ए यहां, क्लोरोफिल बी यहां लगभग लगभग सेम सेम साइज का है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अगर आप बात करें कैरोटीनॉइड की, अगर आप बात करें कैरोटीनॉइड की, तो कैरोटीनॉइड यहां पर आपके पीक दिखा रहा होगा, यहां पर पीक दिखा रहा होगा, ये आपके कैरोटीनॉइड के पीक है। इन लाइट्स को सबसे ज्यादा कैरोटीनॉइड आपका एब्जॉर्ब कर रहा होगा, इस वेवलेंथ की लाइट को, इस वेवलेंथ की लाइट को। यानी हर पिगमेंट अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को पसंद करता है क्या, थोड़ा बहुत। भाई अगर आप और मैं सेम जगह जा रहे हैं खाना खाने, सेम रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, मैंने ऑर्डर किया मसाला डोसा, आपने ऑर्डर किया रवा मसाला डोसा, किसी और भाई ने ऑर्डर कर दिया इडली, किसी ने ऑर्डर कर दिया मेदू वड़ा, किसी ने ऑर्डर कर दिया कि भाई मैं तो मफिन खाऊंगा, मैं तो कुछ नहीं खाऊंगा, मफिन खाऊंगा मैं तो। भाई सबकी अलग अलग पसंद है, लेकिन हाँ एक टेबल पे जितना खाना है वो चट हो जाना चाहिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। समझ लीजिए टेबल पे खूब खाना लगा हुआ है, सारी चीजें, साउथ इंडियन भी है, चाइनीज भी है, इटालियन भी है, इंडियन भी है, सब लगा हुआ है। मैंने इंडियन खाना निपटा दिया, किसी दोस्त ने चाइनीज निपटा दिया, किसी ने इटालियन निपटा दिया, किसी ने रशियन निपटा दिया, जो भी था सब निपटा दिया। तो मेरे दोस्त खाना तो खत्म हो गया ना, सबने अपने हक का खाना खा लिया। सिमिलरली आपके पास 400 से 700 नैनोमीटर की विजिबल लाइट है, भाई किसी लाइट को क्लोरोफिल ए खा लेगा, उसका एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी को क्लोरोफिल बी खा लेगा, किसी को कैरोटीनॉइड खा लेगा, किसी को ज़ैंथोफिल खा लेगा, सो ऑन। कोई लाइट का टुकड़ा छूट ना जाए, कोई लाइट का टुकड़ा छूट ना जाए, इसलिए बहुत पिगमेंट्स होते हैं, वरना सिर्फ एक ही पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसी से काम चल जाता। मेन ये है कि कोई टुकड़ा कोई हिस्सा छूट ना जाए, इसीलिए मल्टीपल पिगमेंट्स आप यहां पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपने देखा। तो कंक्लूजन क्या है इस बात का, इस बात का कंक्लूजन ये है कि प्लांट्स जो है इनमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, क्यों, जिससे कि कंप्लीट विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सके। 700 नैनोमीटर तक की लाइट जो है, 400 से 700 नैनोमीटर तक की, इसके बीच में कुछ छूट ना जाए। किसी की फेवरेट ये वेवलेंथ की लाइट है, इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, किसी की फेवरेट ये वाली है, किसी की फेवरेट आपकी ये वाली है, किसी की फेवरेट आपकी ये वाली है, किसी की फेवरेट आपकी ये वाली है, किसी की फेवरेट ये वाली। बीच में आप अगर ज़ैंथोफिल बनाओ, किसी की फेवरेट ये वाली हो जाएगी। हर लाइट को थोड़ा 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 एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, इसलिए मल्टीपल पिगमेंट्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। नाउ सिर्फ इस पे फोकस करो, मेन जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, सिर्फ इस पे फोकस करो, सिर्फ इस पे फोकस करो, बाकी सब कुछ छोड़ दो। ये है आपका क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। जब हमने एक प्लांट पे रिसर्च करी, जब हमने एक प्लांट पे रिसर्च करी, तो हमने ये पाया कि क्लोरोफिल ए का ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है,
और उसी प्लांट का ये एक्शन स्पेक्ट्रा है, यानी इस इलाके में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। तो मेरे भाई हमने ये पाया, हमने ये जाना कि जब क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, लगभग इसी टाइम पे सबसे ज्यादा एक्शन भी हो रहा है, सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, जब क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा आपका एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है। और यहाँ पर भी जब क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, इसी जगह पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस यानी एक्शन भी हो रहा है। यानी हमने यहाँ ये देखा कि एब्जॉर्प्शन जो हो रही है क्लोरोफिल ए में, सेम इसी जगह पर एक्शन भी हो रहा है, यानी फोटोसिंथेसिस भी हो रही है। अर्थात हमने ये पाया, हमने ये जाना कि क्लोरोफिल ए की मर्जी चलती है फोटोसिंथेसिस में सबसे ज्यादा, जिस जगह इसने कह दिया कि मैं सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा हूं, वहां इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। भाई आपका जो ज़ेंथोफिल है, ये यहां पर सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या यहां पे ज़ेंथोफिल की मर्जी चली, क्या यहां फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा हुआ, नहीं हुआ। आपका कैरोटीनॉइड यहां सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था, क्या यहां मर्जी चली कैरोटीनॉइड की, नहीं भाई, यहां पे आपका देखो कितना कम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, कितना कम एक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त, जहां पर क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, वहीं सबसे ज्यादा एक्शन हुआ। जहां पर क्लोरोफिल ए सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन दिखा रहा है, वहीं सबसे ज्यादा एक्शन हुआ। जाहिर सी बात है, क्लोरोफिल ए की मर्जी सबसे ज्यादा चलती है फोटोसिंथेसिस में, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसीलिए हम इसको चीफ पिगमेंट कहते हैं, राजा वाली मेंटालिटी है इसकी, इसे हम राजा पिगमेंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, चीफ पिगमेंट कहते हैं, मेन पिगमेंट कहते हैं, बॉस पिगमेंट कहते हैं, प्रिंसिपल पिगमेंट कहते हैं, यही सब कुछ है फोटोसिंथेसिस में। ये जहां लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, वहीं फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा हो रही है। यस, समझ में भाई। यहाँ पर है आपका क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ने कहा कि यहाँ एब्जॉर्प्शन मेरी मैक्सिमम है, तो यही एक्शन भी मैक्सिमम हुआ। क्लोरोफिल ए ने कहा यहाँ मेरी एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम है, यही आपका एक्शन भी मैक्सिमम हुआ। क्लोरोफिल ए की मर्जी चल रही, किसी और की नहीं, क्लोरोफिल ए की मर्जी चल रही है यहाँ पर, इसीलिए इसको क्या डाला, चीफ पिगमेंट क्या डाला, बॉस पिगमेंट क्या डाला। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे क्लोरोफिल ए का, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम अगर आप देखोगे क्लोरोफिल ए का, तो ये जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है, ये आपका एक्शन स्पेक्ट्रम से एकदम मेल खाता है। इट इज वेरी सिमिलर टू एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्लोरोफिल ए ही मेन एक्शन करा रहा है, इसी को हम लोगों ने क्या कह दिया, चीफ पिगमेंट या बॉस पिगमेंट कह दिया। बाकी जितने भी पिगमेंट है क्लोरोफिल ए के अलावा, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये सब एक्सेसरी पिगमेंट है, मेन के अलावा सब एक्सेसरी। भाई समझ लीजिए, मैं एक दुकान पे गया फोन खरीदने के लिए, अगर मैंने फोन खरीद लिया, तो फोन खरीदने गया था मैं, फोन मेन है, लेकिन इसके साथ एक्सेसरी भी आई, एप्पल वालों को नहीं मिलती है, सैमसंग वालों को मिलती है, चार्जर भी मिलता है, अडेप्टर भी मिलता है, और छोटी मोटी चीजें भी मिलती है, डब्बा मिलता है, सिम जैक्टर मिलता है, कई चीजें मिलती हैं। तो मैं मेन लेने गया था फोन, उसके साथ जो सामान है वो एक्सेसरीज है। सिमिलरली यहाँ मेन पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए के आगे कोई बोल सकता है क्या, ए क्लोरोफिल ए, इसके आगे कोई नहीं बोल सकता मेरे भाई, लेकिन इसके आजू बाजू के जो पिगमेंट है ये और काम कर रहे होंगे। जैसे क्लोरोफिल ए हर लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, जैसे क्लोरोफिल ए ने इस लाइट को तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लिया, इसको बिल्कुल नहीं कर रहा है, अब इस लाइट को कोई और करेगा, इस लाइट को बिल्कुल कोई नहीं कर रहा है, कोई और करेगा, है ना, क्लोरोफिल ए की बस्ती है ही नहीं। तो मेरे भाई क्लोरोफिल ए जहां जहां गैप छोड़ रहा है, यहाँ कोई और पिगमेंट आके लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। मेन है आपका क्लोरोफिल ए, लेकिन बाकी जो इलाके क्लोरोफिल ए से छूट गए हैं, चूक गए हैं, उनको एक्सेसरी पिगमेंट्स आपके क्या कर लेते हैं, वक्त के साथ कवर कर लेते हैं। ये भी हमने देखा, ये भी हमने जाना। तो ये क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, और ये आपका ओवरऑल फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रा है, दोनों मेल खा रहे हैं। क्लोरोफिल ए ने जहां सबसे ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब की, यहीं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। क्लोरोफिल ए ने सबसे ज्यादा जहां लाइट एब्जॉर्ब की, यहीं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ। मेरे भाई क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा एक्शन स्पेक्ट्रा से एकदम मेल खाता है, इसलिए क्लोरोफिल ए को हम लोग मेन पिगमेंट, बॉस पिगमेंट कह रहे होते हैं। इतनी बात सारे भाइयों को समझ में आई है, हाँ ना, एक बार बताइए, इतनी बातें सारे भाइयों को समझ में आ चुकी हैं। दिस इज एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रा कंप्लीट, दिस इज एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कंप्लीट, जो कि आपका इंगलमैन साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमने रिलेट करके पढ़ा, क्योंकि इंगलमैन साहब ने दुनिया को क्या दिया, पहला एक्शन स्पेक्ट्रा दिया, तो उसके साथ साथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हमने पढ़ लिया ठीक तरीके से। करेक्ट है सर, बात समझ में आ गई, एकदम बात समझ में आ गई, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब देखिए एक एक्सपेरिमेंट है व्हिच इज हाईली कंसेप्चुअल, हाईली एक्सट्रीमली कंसेप्चुअल, आराम से सुनोगे, प्यार से सुनोगे, समझ ले जाओगे, बहुत प्यारा एक्सपेरिमेंट है, बहुत कंसेप्चुअल है, रिलेट करके पढ़ाऊंगा। एसी तेज कर लेता हूं, थोड़ा पल्पिटेशन हो रही है, एक सेकंड, एक सेकंड, बाहर कौन है हमारे, आज कौन भाई है बाहर, कौन से भाई हैं, एक सेकंड, नाम सर, एसी ठंडा, एसी ठंडा प्लीज, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है भाई, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड एज ऑफ नाउ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक हमारे भाई हैं नीलू भाई, वॉन नील। ये जो नीलू भाई हैं, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया आपके बैक्टीरिया पे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट मतलब छोटे छोटे माइक्रोब्स के ऊपर ही इनका मेन एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से माइक्रोब्स इस्तेमाल किए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया इस्तेमाल किए। पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, सल्फर की इंपॉर्टेंस बहुत है यहाँ पे, तो इन्होंने कौन से बैक्टीरिया इस्तेमाल किए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब यहाँ क्या हुआ, बहुत गौर से सुना, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया क्यों इस्तेमाल किया। एक्चुअली क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, CO2 जो है ये आपका कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, तो CO2 को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, अभी बताया था। तो ये रिड्यूस कर देता है CO2 को, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रिड्यूस कर देता है CO2 को और बना देता है इसको ग्लूकोज। तो अगर CO2 को आप रिड्यूस कर रहे हो, तो आपने CO2 में हाइड्रोजन ऐड किया है ना, आपने हाइड्रोजन खूब सारे लगाए, तो ये हाइड्रोजन आने चाहिए किसी सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से। क्या मतलब हुआ सर, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके, ऑक्सीडाइज होने की एबिलिटी हो, जिसमें ऑक्सीडाइजेबल यानी ये खुद क्या हो, इट हैज एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज, एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज। अगर इसमें खुद में ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी है, अगर कोई खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा, अगर कोई खुद ऑक्सीडाइज होगा तो सामने वाले को रिड्यूस करेगा। समझ भाई, तुम हो और मैं हूं, मैंने आपका ऑक्सीजन ले लिया, तुम ऑक्सीडाइज हो गया, अरे तुम्हारा तो ऑक्सीजन ले लिया, तुम्हें तो रिड्यूस कर दिया ना बदले में, यस सर। यानी अगर मैं एक ऑक्सीडाइजेबल चीज हूं, मेरे में ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, मैं खुद ऑक्सीडाइज हो जा रहा हूं, तो मेरे भाई तुमको तो मैंने रिड्यूस कर दिया, तुम्हारी डिमांड बता दी। तो अगर ये एबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन लेकर के बैठा है कोई कंपाउंड, तो इट विल रिड्यूस अदर, इट विल रिड्यूस अदर कंपाउंड, इट विल रिड्यूस अदर कंपाउंड, करेक्ट सर, ये रिड्यूस कर देगा दूसरे कंपाउंड को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ हाइड्रोजन डोनर्स होते हैं जो आपके CO2 पे हाइड्रोजन लगा देते हैं और इसे रिड्यूस कर देते हैं। तो नॉर्मल केस में अगर आप देखो, हरे भरे प्लांट्स में अगर आप देखो, ग्रीन प्लांट्स में, नॉर्मल प्लांट्स में क्या केस होता है, आपका CO2 जो है, इसमें आपका वाटर आपने ऐड किया, वाटर आपने ऐड किया, तो ये वाटर जो है ये हाइड्रोजन डोनेट कर देगा और आपका कार्बन जो है इसको रिड्यूस कर देगा, तो आपका क्या बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, और ये ऑक्सीजन आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज हो गया जो कि वाटर से निकला, करेक्ट बात है गुरुजी। दूसरा, अब आपके लीलू भाई ने क्या लिया, ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया लिए, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में मेन जो बात है वो है सल्फर, यानी ये जो है आपका वाटर यूज नहीं करता है हाइड्रोजन डोनर, ये H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड यूज करता है एज हाइड्रोजन डोनर। अब मेरे भाई अगर यहाँ H2S है तो H2 तो आ जाएगा यहाँ पर, हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे CO2 पे, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट बना देगा। अब यहाँ S है, O नहीं है, तो H जो है सल्फर या सल्फेट के फॉर्मेट में रिलीज हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। H2O नहीं है, ऑक्सीजन जब है ही नहीं तो ऑक्सीजन निकलेगी कहां से, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। यानी कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं निकालते, इन्हें एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, ऑक्सीजन नहीं निकालते। ऑक्सीजन क्यों नहीं निकालते मेरे भाई, क्योंकि ऑक्सीजन है ही नहीं, सल्फर है, तो सल्फर या सल्फेट निकालेंगे। अब मेरी बात गौर से सुनो, इसी से मैं आपको एक और रेफरेंस देता हूं, बहुत तगड़ा सा, आराम से सुनो मेरे भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ऑक्सीजन है जो रिलीज होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये वाटर से आया, क्या आपके पास कोई प्रूफ है सर, प्रूफ है, क्या प्रूफ है सर, ऑक्सीजन वाटर से आया, इस बात का ये प्रूफ है कि जब वाटर अवेलेबल था एज अ हाइड्रोजन डोनर तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ,
जब ऑक्सीजन अवेलेबल था ही नहीं, वाटर था ही नहीं, तो ऑक्सीजन रिलीज नहीं हुआ। अगर CO2 से ऑक्सीजन आ रहा होता तो CO2 तो इस केस में भी है, इस केस में भी है। अगर CO2 से ही ऑक्सीजन आना होता तो दोनों केस में आता ना। अगर ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता तो भी यहां हो जाता, ये ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होता तो भी हो जाता। इसका मतलब मेरे भाई CO2 से अगर ऑक्सीजन रिलीज होता तो दोनों केस में हो जाता ना, CO2 तो कहीं गई ही नहीं है। लेकिन मेरे भाई ऑक्सीजन एक्चुअल में रिलीज हो रहा था ये वाटर वाला, तो मेरे भाई जब वाटर आपने डाला तभी ऑक्सीजन निकला। अगर वाटर नहीं डाला, H2S डाला ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में, तो सल्फर सल्फेट निकले। यानी कोई अगर आपसे बोले मैं आपको स्टेटमेंट कह रहा हूं, मेरे को बताना मेरे भाई, क्या जरूरी है कि दुनिया में जहां भी फोटोसिंथेसिस हो रही है वहां ऑक्सीजन निकले? नहीं सर, जरूरी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे भाई जरूरी नहीं है कि आपका हर बैक्टीरिया, हर प्लांट, आपका हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि फोटोसिंथेसाइज कर रहा है वो वाटर को यूज करे एज हाइड्रोजन डोनर। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि वो आपका वाटर को इस्तेमाल कर रहा हो। अगर वाटर इस्तेमाल किया तो वाटर से ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल ऑर्गेनिज्म जो हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल करते हैं, यहाँ सल्फर या सल्फेट रिलीज होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन रिलीज ही नहीं होता। इसे एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यानी दुनिया के अधिकतर जो प्लांट्स हैं या फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन निकलेगा, दैट्स ट्रू। कुछ एक्सेप्शनल बैक्टीरिया भी होते हैं जहां फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन नहीं निकल रहा होता। ये भी आपका करेक्ट है, ये भी आपका करेक्ट है। सम आर एनऑक्सीजनिक इन नेचर। सेम चीज आपने यहाँ पर लिख दी है, देखो मेरे भाई, ये आपका जनरल इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की। 6 CO2 6 वाटर मिलकर के बनाते हैं एक ग्लूकोज एंड योर 6 O2। अब मेरे दोस्त इसके एम्पिरिकल इक्वेशन क्या होगी? एम्पिरिकल इक्वेशन मतलब मेरे भाई केमिस्ट्री में आपने पढ़ी होगी स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वेशन। एम्पिरिकल मतलब स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वेशन, यानी सबसे छोटे होल नंबर में इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, जिसमें कोई फ्रैक्शन मैं यूज ना कर रहा हूँ, नंबर ही इस्तेमाल हो। स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वेशन, स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वेशन। ऐसा नंबर ढूंढो जिससे पूरी इक्वेशन डिवाइड हो सकती है। गुरुजी ऐसा नंबर मेरे पास है, अगर मैं इसको 6 से काट दूं तो सिर्फ CO2 बचेगा, अगर मैं इसको 6 से काट दूं सिर्फ H2 बचेगा, अगर मैं इसको 6 से काट दूं सिर्फ C बचेगा, अगर मैं इसको 6 से काट दूं सिर्फ H2 बचेगा, अगर मैं इसको 6 से काट दूं सिर्फ ऑक्सीजन बचेगा, अगर मैं इसको 6 से काट दूं सिर्फ O2 बचेगा। यानी ये पूरी इक्वेशन जो ऊपर वाली है इसको मैं 6 से डिवाइड कर सकता हूं, पूरी इक्वेशन को। हर चीज 6 से कट रही है, तो नीचे मेरे पास आ जाएगी एम्पिरिकल इक्वेशन स्मॉलेस्ट होल नंबर इक्वेशन। इसको भी मैं यहां पर लिख सकता हूं, करेक्ट, इसको भी मैं यहां पर लिख सकता हूं। अब मेरे दोस्त यहां पे लीलू भाई ने क्या किया, वॉन नीलू भाई ने क्या किया, यहां पर कहा इन्होंने कि CO2 को मुझे कन्वर्ट करना होता है ग्लूकोज में यानी कार्बोहाइड्रेट में। यहां पर H2A नाम का कंपाउंड लगता है। H2A, ये A कुछ भी हो सकता है। H2A तो ये A रिलीज हो जाएगा साथ में, A रिलीज हो जाएगा। जैसे अगर यहाँ H2O होता तो O2 रिलीज हो जाता, H2S है तो सल्फर या सल्फेट रिलीज हो जाएगा, H2 रिलीज हो जाता। तो उन्होंने जनरल इक्वेशन दी कि कोई भी हाइड्रोजन डोनर यहाँ पर आपका आ सकता है CO2 को रिड्यूस करने के लिए, CO2 को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए। यहाँ जो इस हाइड्रोजन के साथ लगा हुआ एटम ये रिलीज हो जाएगा। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन रिलीज हो गया, सल्फर है तो सल्फर रिलीज हो गया। ये हमारे लीलू भाई ने बात कर दी, ये हमारे लीलू भाई ने बात की, ठीक है, बात समझ में आ गई भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई भी टेंशन नहीं। यहाँ पर सेम बात हमने वैलिडेट भी कर ली रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक से। हमने कहा कि जो ऑक्सीजन निकल रही है फोटोसिंथेसिस में वाटर से निकल रही है, CO2 से नहीं निकल रही। वाटर से निकल रही है, CO2 से नहीं निकल रही। तो हमने क्या किया, रेडियो लेबल्ड ऑक्सीजन यूज किया, यहाँ पर O18 यूज किया। कोई भी चीज रेडियो एक्टिव कब हो जाती है, जब उसका मॉलिक्यूलर वेट आप 2 बढ़ा दें। ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन 8, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट अराउंड डबल होगा, 16 होगा। 16 में अगर मैं 2 ऐड कर दूं, 18 अगर मैं कर दूं मॉलिक्यूलर वेट ऑक्सीजन का, तो ये रेडियो लेबल्ड हो जाती है, रेडियो एक्टिव हो जाती है। तो ये रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन मैंने यहाँ पर यूज किया। तो इस रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन को अलग से मैं देख सकता हूं, अलग से ट्रैक हो जाता है कि कहां जाके क्या बना रहा है। तो CO2 वाला जो ऑक्सीजन है नॉर्मल है, O16, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपका जो H2 वाला है इसको मैंने चेंज कर दिया है, इट इज O18। मैंने देखा कि फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ये O18 आया है, इसका मतलब ये वो वाला ऑक्सीजन है जो वाटर में था, ना कि आपका CO2 वाला, करेक्ट। तो मेरे भाई यहाँ पर आपका खेला हो गया, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है ये वाटर से रिलीज होता है, ना कि आपका CO2 से। इतनी बात आपको पकड़ में, इतनी बात आपको पकड़ में आ गई मेरे भाई, है ना। इफ्तार टाइम बिल्कुल मेरे दोस्त, जाओ थोड़ा सा स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपका जो भी रिचुअल है कर जाइए, थोड़ा सा स्लो चलेंगे, कुछ क्वेश्चन बीच में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्त। यहाँ तक की बात समझ में, करेक्ट करेक्ट, वॉइस थोड़ी और ऊपर कर लेते हैं माइक। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, एक बार लाल कलर के दिल में मेरे भाई यहाँ तक की बात समझ में आई तो, जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में और चर्चा कर सकें। ये डायग्राम हमारा कहीं सुनेगा लगता है जी सर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में डायग्राम हमने देख लिया था, बहुत प्यार से सारी चीजों को हमने डिकोड कर लिया था। ये डायग्राम हमारा देखा हुआ है, तो इसको हम लोग डिकोड कर ले जाएंगे और आगे की बातें हम लोग पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। यस, करेक्ट है मेरे भाई, करेक्ट 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 करेक्ट, यस 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 यस, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, जब पहले कुछ जनरल टॉपिक्स हम लोग स्टार्ट करके खत्म कर चुके होंगे तब, ठीक है। आ जाओ मेरे भाई, अब देखो ये डायग्राम हमारा देखा हुआ है। देखिए मेरे भाई, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, ग्रीन प्लांट्स जो हैं, इनमें जो हरे भरे पार्ट्स होते हैं, जैसे पत्तियां हैं, कोई यंग स्टेम है, तो जो हरे भरे प्लांट पार्ट होते हैं सिर्फ इन्हीं में फोटोसिंथेसिस होती है। डार्क ब्राउन कलर का जो तना है उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो जो हरे भरे प्लांट पार्ट होते हैं इनमें आपके मेसोफिल सेल्स होते हैं, जो हमने देखे थे राउंड या ओवल शेप के थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में। और ये जो राउंड या ओवल शेप के मेसोफिल सेल हैं, इनकी बाउंड्री पर 20 से 40 आपके क्लोरोप्लास्ट लगे रहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट कहां लगे हुए हैं मेरे भाई, ये आपके बाउंड्री पे लगे हुए हैं ऑफ द मेसोफिल सेल, जिससे कि ऑप्टिमम सनलाइट को कैप्चर कर सके। मेरे भाई समझ लो मेरे भाई, आपकी मम्मी पापा जो है वो मार्केट में गए थे और चिज्जी लेकर आए हैं। अब चिज्जी जो है सबसे पहले किसको मिलेगी, वो चिराग बच्चा जो सबसे ज्यादा पास बैठा है गेट के। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं रोतू था बहुत बचपन में। मेरी बड़ी बहन और मेरे बड़े भाई मुझे हमेशा चिढ़ाया करते थे कि इसके पास अगर चीज आ गई तो यहाँ नहीं देगा, लेकिन चीज आनी मेरे पास थी, क्योंकि मेरे पास एक ब्रह्मास्त्र था। ब्रह्मास्त्र ये था कि जब भी मेरे मम्मी पापा मार्केट जाते थे तो हम लोग मस्त खेलते थे भाई बहन सारे पीछे से। जैसे ही मम्मी पापा की आहट आ जाती थी वापस आने की, सीढ़ियों पर उनकी चप्पल की खिसकने की आवाज आती थी, तो मेरा शर्लॉक होम्स वाला दिमाग जाग जाता था और मुझे लगता था कि मेरे भाई अब मम्मी पापा आ चुके हैं तो क्यों ना गेट के पास बैठ करके फूट फूट के रोया जाए, बिना किसी बात के, बिना किसी बहाने के। क्योंकि रोता हुआ छोटा बच्चा देख करके कोई भी चीज नहीं देगा, तो सबसे पहले चिज्जी का जो सबसे पहला कण वो आता था, वो मेरे पास आता था, क्योंकि मेरी स्ट्रेटजी बहुत सॉलिड थी। सिमिलरली यहाँ पर जो क्लोरोप्लास्ट है इनकी स्ट्रेटजी भी बहुत सॉलिड है। ये बैठे गेट के पास है, अंदर नहीं बैठे, गेट पे बैठ गए कि भैया कोई भी चीज आए तो सबसे पहले हमसे ही टकराए। तो ये आपकी सनलाइट लेने के लिए गेट पे ही डेरा डाल के बैठ गए हैं, बाउंड्री पे ही इन्होंने अपने आप को अलाइन कर लिया है कि सनलाइट आए तो ऑप्टिमम सनलाइट हम तक पहुंच रही हो, हम उस सनलाइट को ले पा रहे हो और अच्छे से फोटोसिंथेसाइज कर पा रहे हो। ये इस क्लोरोप्लास्ट का मकसद है। तो एक क्लोरोप्लास्ट को पकड़ के अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो ये डायग्राम आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। दिस इज इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, दिस इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, यानी दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, हमें पता है। यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में सिक्के जैसा स्ट्रक्चर था जिसको हमने कह दिया थाइलाकॉइड। इसके बाद दूसरा सिक्के जैसा स्ट्रक्चर, दूसरा थाइलाकॉइड, तीसरा थाइलाकॉइड, चौथा थाइलाकॉइड, ऐसे कई थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक अटैच होते चले जाते हैं एंड आपका बन जाता है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मिस्टर ग्रेना। यानी जो सिक्के जैसे स्ट्रक्चर है, जब इनका मैं एक फाइल बना दूं, इनको मैं इकट्ठा कर दूं, तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे मैं क्या कहता हूं, ग्रेना कहता हूं। तो ये भी एक ग्रेना है और ये भी एक ग्रेना है जो मुझे यहाँ पर देखने को मिला। ये दो ग्रेना हो गए। इन दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन जो स्ट्रोमा से पास हो रही है, इस काले काले स्पेस तुरुरु से पास हो रही है, इसे मैं क्या कहूंगा, इसे मैं कह दूंगा आपका स्ट्रोमा लैमेली। यानी एक ऐसी लैमेली, एक ऐसी मेम्ब्रेन जो कि आपकी स्ट्रोमा से पास हो रही है, इसे मैं स्ट्रोमा लैमेली कह दूंगा। यानी दो ग्रेना को कनेक्ट करने के लिए बीच के स्ट्रोमा से एक लैमेली पास हो रही है, एक मेम्ब्रेन पास हो रही है, इसे मैं स्ट्रोमा लैमेली कह सकता हूं।
तो ये ग्रेना है जो थाइलाकॉइड के बने हैं, जैसे स्ट्रोमा लेमेनी, बाकी पूरा काला काला स्पेस जो बचा हुआ है। जैसे सेल में होता है साइटोप्लाज्म, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होती है मैट्रिक्स, ऐसे ही आपका यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट में होता है स्ट्रोमा। जैसे सेल के सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैट्रिक्स में होते हैं, यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के जो मेन रिएक्शन होंगे, जहाँ आपकी शुगर बनेगी, कार्बोहाइड्रेट बनेगा, वो स्ट्रोमा में हो रहे होंगे। और इसी स्ट्रोमा में आपको देखने को मिलेगा डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, क्योंकि आपका जो क्लोरोप्लास्ट है जैसे सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, तो इसके पास खुद का डीएनए होगा, खुद का आरएनए होगा, और राइबोसोम भी होंगे 70s, तो ये खुद का प्रोटीन भी बना सकते हैं। सारी बातें हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं आपकी कहां पर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में सारी बातें कर चुके हैं, करेक्ट। अब यहां पर मेन बात क्या है, गौर से देखिए मेरे भाई, ये है आपका एक थाइलाकॉइड सिक्के जैसा स्ट्रक्चर। इस थाइलाकॉइड में ये जो सफेद सफेद पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है आपका बाहर की जो बाउंड्री है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, ये सफेद सफेद पार्ट क्या हो गया, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। और बीच का जो इलाका है, खाली इलाका, जो इस थाइलाकॉइड का बीच का खाली इलाका है, ये है थाइलाकॉइड का ल्यूमेन। तो बाहर सफेद सफेद कलर की थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, अंदर का काला काला इलाका जो है, ये क्या हो गया, थाइलाकॉइड का ल्यूमेन हो गया, थाइलाकॉइड का ल्यूमेन हो गया। नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपके जो पिगमेंट्स होते हैं ये कहां पर देखने को मिलते हैं। ये जो पिगमेंट होंगे जो लाइट को कैप्चर करेंगे, मिलते हैं आपके थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे गड़े हुए, क्योंकि एक्चुअल में जो लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम है कौन करते हैं, पिगमेंट सिस्टम्स। और पिगमेंट सिस्टम जो है मेरी जान, ये आपके पिगमेंट और प्रोटीन्स के बनते हैं। मुझे एक बात बताओ, मेम्ब्रेन किस चीज की बनती है? दुनिया की कोई मेम्ब्रेन जो है, कोई भी मेम्ब्रेन, वो किस चीज की बनेगी? दो चीजों से होना कंपलसरी है, दो चीजें होना कंपलसरी है, लिपिड और प्रोटीन। अगर मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी है, अगर मेम्ब्रेन भी लिपिड और प्रोटीन की बनी है, और जो पिगमेंट सिस्टम है इसमें भी पिगमेंट और प्रोटीन है, तो पिगमेंट क्या आपका लिपिड नेचर का होता होगा? यस। क्या वो मेम्ब्रेन में बढ़िया तरीके से फिट हो जाएगा? यस। मेम्ब्रेन भी लिपिड प्रोटीन, और आपका पिगमेंट जो है वो भी लिपिड और उसके साथ प्रोटीन। तो ये क्या मेम्ब्रेन में ही बना हुआ मिलेगा? प्रकृति ही बात कह रही है, एक जैसी चीजें साथ रहना पसंद करती हैं, बिल्कुल। तो मेरे दोस्त पिगमेंट सिस्टम जो है यहाँ पर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं। अगर थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे पिगमेंट है, तो पिगमेंट का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, पिगमेंट लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो क्या आप कह सकते हो लाइट रिएक्शन यहाँ थाइलाकॉइड में हो रही होगी, यानी ग्रेना में हो रही होगी। तो क्या ग्रेना में लाइट रिएक्शन होगी, क्योंकि लाइट एब्जॉर्प्शन का पूरा जुगाड़ यहाँ पर पाया जा रहा है। यस गुरुजी, ये तो सीधा सीधा समझ में आ गया, लॉजिकल पॉइंट है, सीधा सीधा लॉजिकल पॉइंट है। और मैंने आपको बताया था कि दुनिया आपको डॉक्टर साहब कहेगी कुछ दिन बाद, तो मेरे भाई डीआर मतलब डार्क रिएक्शन, ये कहाँ होंगे? एस फॉर स्ट्रोमा में होंगे। तो ये एंजाइमेटिक रिएक्शन है, एंजाइमेटिक रिएक्शन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, आपका कार्बोहाइड्रेट बना होगा, तो लाइट एब्जॉर्ब यहाँ होगी, लाइट रिएक्शन यहाँ होंगे, एंड यहाँ पर ये जो स्ट्रोमा है, यहाँ आपके डार्क रिएक्शन होंगे, कार्बोहाइड्रेट यानी आपका ग्लूकोज वगैरह यहाँ बन रहा होगा स्ट्रोमा के अंदर, एंजाइमेटिक रिएक्शन यहाँ हो रहे होंगे। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? यस गुरुजी, ये बात हमको समझ में आ गई, ये बात गुरुजी हमको आसानी से समझ में आ गई, प्यार से समझ में आ गई, करेक्ट करेक्ट सर। नाउ देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि सर हमें ये तो पता लग गया कि डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होती है, हमें ये तो पता लग गया कि लाइट रिएक्शन आपके ग्रेना में होती है, लेकिन ये लाइट और डार्क रिएक्शन होता क्या है एक बार ये बता दो ना, अभी बता देता हूं। आराम से देखो मेरे भाई, आराम से देखो। मैं अगर कह रहा हूं यहाँ पर कि ये आपका सन है, और ये सन अपनी रोशनी बरसा रहा है इस हरे भरे प्लांट पे, ये सन रोशनी बरसा रहा है हरे भरे प्लांट पे, तो हरे भरे प्लांट के जो हरे भरे पार्ट्स हैं इनमें आपके होंगे क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट में होंगे थाइलाकॉइड्स, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे है पिगमेंट सिस्टम। तो क्या वो पिगमेंट सिस्टम इस लाइट को कैप्चर कर लेंगे? पिगमेंट का काम होता है लाइट को ट्रैप करना, कैप्चर करना, तो क्या पिगमेंट सिस्टम इस लाइट को कैप्चर कर लेंगे? कर लेंगे। यानी लाइट रिएक्शन जो है आपकी कहां स्टार्ट होगी? ये आपकी ग्रेना में शुरू होगी, है ना। तो पिगमेंट सिस्टम क्या करेंगे? लाइट को ट्रैप कर लेंगे, जो कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर बैठे हुए हैं पिगमेंट सिस्टम, ये लाइट को ट्रैप कर लेंगे, सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्या होगा? आराम से सुनो, अब यहाँ क्या होगा? आराम से सुनो। इस लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है? जब आप लाइट को ट्रैप करते हैं, जब प्लांट लाइट को ट्रैप करता है, तो क्या क्या बनाता है? इस लाइट को ट्रैप करके एटीपी बनाता है, एनएडीपीएच नाम का कंपाउंड बनाता है, एंड ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो कि आपका बाय प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का। यानी कार्बोहाइड्रेट छोड़ के, ग्लूकोज छोड़ के सब चीज यहाँ बन गई। दो चीजें बन रही थी आपकी फोटोसिंथेसिस में, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ बन गई, एंड एटीपी और एनएडीपीएच नाम के एनर्जी रिच कंपाउंड्स बने, क्योंकि डार्क रिएक्शन में आपको एनर्जी लगानी है मेरे भाई। अगर आप 6 CO2 को जोड़कर, 6 CO2 को जोड़कर अगर आप एक ग्लूकोज बना रहे हो, 6 CO2 को जोड़कर अगर आप एक ग्लूकोज बना रहे हो, देन दिस इज अ सिंथेटिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन है तो जेब से एनर्जी डालनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक है, ये जेब से एनर्जी डालोगे कहीं से तो चाहिए। तो लाइट रिएक्शन में आप क्या बनाते हो? लाइट को यूज करके पहले एनर्जी बनाते हो, लाइट को यूज करके सबसे पहले एनर्जी बना ली, एटीपी एनएडीपीएच बना लिया। अब इस एटीपी और एनएडीपीएच को यूज करके, अब इस एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल करके मैं डार्क रिएक्शन कराऊंगा। यस, इसका मतलब यहाँ मैंने क्या किया? एटीपी और एनएडीपीएच बनाया जो डार्क रिएक्शन में एनर्जी देने का काम करेंगे, एंड आपका ऑक्सीजन भी यहीं पर मैंने रिलीज कर दिया, ऑक्सीजन भी आपका यहीं पर बन रहा होता है, तैयार हो रहा होता है। गुरुजी ये बात भी समझ में आ गई, कोई बहुत बड़ी टेंशन, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। आगे बात समझ में? एकदम आगे सर, नो टेंशन, नो दिक्कत, नो फिकर। अब मेरे भाई आपने क्या बना लिया है? आपने एटीपी और एनएडीपीएच बना लिया। इट इज वेरी क्रिटिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड, सुप्रीमली क्रिटिकल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि एटीपी और एनएडीपीएच बना है डार्क रिएक्शन के लिए। तो डार्क रिएक्शन का डार्क से लेना देना नहीं है। समझ लीजिए आपकी सूरज की किरणें आकर के इन पत्तों पे पड़ती हैं सुबह 11 बजे, सुबह 11 बजे अगर सूरज की किरणें आके पत्तों पे पड़ी, तो लाइट रिएक्शन चालू हो गया, लाइट एब्जॉर्ब होनी चालू हो गई। समझ लो एटीपी और एनएडीपीएच बनने में 15 मिनट का वक्त लगा। 11:15 बजे एटीपी और एनएडीपीएच बन गए, कुछ बनना शुरू हो गए, 11:15 बजे ही आपकी डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो गई। डार्क रिएक्शन का डार्क से लेना देना नहीं है मेरे भाई, डार्क रिएक्शन का डार्क से लेना देना नहीं है। अगर आप हरियाणा या उसके आसपास रहते हो तो मेरे भाई, अगर आपके खेत में दो कुत्ते हैं, एक का नाम कालू है तो दूसरे का नाम भूरा होगा, चाहे वो भूरा हो चाहे ना हो, क्यों? क्योंकि पहले का नाम कालू है, दूसरे का नाम भूरा रखना पड़ेगा, विधि का विधान है। एक दोस्त का नाम लंबू है, चाहे मुझसे 1 इंच क्यों ना लंबा हो, बहुत लंबा नहीं है, लेकिन मेरा नाम ऑटोमेटिकली छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसके रिस्पेक्ट में मैं छोटा हूं। सिमिलरली मेरे भाई अपोजिट नाम देने होते हैं जस्ट फॉर फन, साइंटिस्ट ने यहाँ पर भी फन क्रिएट किया है। यहाँ पर अगर लाइट रिएक्शन सीधा सीधा लाइट पे डिपेंडेंट है, इसका नाम लाइट रख दिया तो दूसरे का डार्क वैसे ही रख दिया, डार्क से कोई लेना देना नहीं, उसका नाम वैसे ही रख दिया। तो अगर मेरे दोस्त यहाँ पर सनलाइट आ रही है सुबह 11 बजे, अगर आपका एटीपी एनएडीपीएच बनना स्टार्ट हो गया है, तो जैसे एटीपी एनएडीपीएच बनेगा सुबह 11 बजे, सुबह 12 बजे, दोपहर 1 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 5 बजे, जब भी एटीपी और एनएडीपीएच बन जाएंगे आपके क्लोरोप्लास्ट में, तब की तब आपका डार्क रिएक्शन चालू हो जाएगा, चाहे कितने भी बज रहे हो, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कितने भी बज रहे हो। ये आपके स्ट्रोमा में होने वाले डार्क रिएक्शन है, जहां CO2 को आप ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। एंड मेरे दोस्त यहाँ पर आपका क्या होता है? बेसिकली आपका यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच जो है जितनी जल्दी बन जाए उतनी जल्दी डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। यानी डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि डार्क पे डिपेंड करते हैं कि अंधेरे में होंगे, नहीं, दे डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। एटीपी और एनएडीपीएच पे डिपेंड करते हैं। सुबह 11 बजे प्रोवाइड कर दो 11 बजे डार्क रिएक्शन चालू, दोपहर 1 बजे प्रोवाइड कर दो दोपहर 1 बजे डार्क रिएक्शन चालू। तो ये नाम एक मिसनोमर है, यानी मिसलीडिंग नाम है। समझ लो भैया, किसी के मां बाप ने नाम रख दिया बच्चे का अमीर चंद, खाते में 11 रुपया, किसी बच्चे का नाम रख दिया गरीब चंद, खाते में 11 करोड़ रुपया। तो नाम का और काम का कोई लेना देना हुआ नहीं, ऐसे नामों को हम लोग मिसनोमर कहते हैं। यस, जो कि करेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं देते आपके काम का, ऐसे नामों को मिसनोमर कहते हैं। या नाम सिर्फ डार्क रिएक्शन है पर डार्क से इसका कोई लेना देना है नहीं, इसलिए इट इज अ मिसलीडिंग नेम, इसलिए इसको मिसनोमर कह दिया, इसलिए इसको मिसनोमर कहा है। ठीक है, यानी सिंपल अगर मैं बात बताऊं तो जब लाइट पेड़ों पे पड़ेगी, हरे भरे पत्तों पे पड़ेगी, पिगमेंट सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तीन चीजें बनाएंगे, एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। जैसे ही एटीपी और एनएडीपीएच बन जाएंगे तब की तब आपकी डार्क रिएक्शन चालू हो जाएगी और यहाँ बन जाएगा ग्लूकोज। ऑक्सीजन पहले बन गया था, ग्लूकोज यहाँ बन गया, दोनों प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस के बन गए, और एटीपी और एनएडीपीएच भी इस दौरान बन रहे होते हैं। ठीक है जी, एकदम करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई? एक्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ तक की बात मेरे सारे भाइयों को क्लियर है, तो एक बार बता दो ना, जिससे हम लोग आगे बढ़े। वॉइस
सच में अगर लो है तो एक बार बताओ, अगर वॉइस ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो एक बार लाल कलर के दिल भेज दो चैट सेक्शन। बताओ मेरे दोस्त, मुझे लग नहीं रहा है वॉइस लो है, क्योंकि चला रखा है सच में मैंने फोन पे, ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए नहीं, अगर है तो एक बार बता दीजिए, मुझे लग नहीं रहा है बस। यस करेक्ट है, यहाँ तक की बात है, सबको समझ में आई? यस यस यस, सब कुछ ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। आ जाओ मेरे दोस्त, आगे बढ़िया बात करते हैं, अच्छी खासी बात करते हैं। देखिए यहाँ पर अब आपको मैंने बताया कि आपके प्लांट में एक तो चीफ पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, और बाकी एक्सेसरी पिगमेंट है जैसे क्लोरोफिल बी है, कैरोटीनॉइड है, ज़ेंथोफिल है। आपको कैसे पता लगा कि किसी भी प्लांट में डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स हैं, इन पिगमेंट्स को आपने सेपरेट कैसे किया? तो एक तकनीक है जिसका नाम है पेपर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक। यहाँ पर आप एक पेपर लेते हैं, ये पेपर बहुत खास होता है, इसे क्रोमेटोग्राफिक पेपर या क्रोमेटोग्राफिक शीट कहते हैं, ये आपकी क्रोमेटोग्राफिक शीट है, इसको हमने यहाँ पर लिया। इस क्रोमेटोग्राफिक शीट को मैंने टांग दिया है उल्टा एक पर्टिकुलर बीकर में, और इस बीकर में पानी भर दिया है और उसमें शीट डुबा दी है। क्यों? क्योंकि जो पेपर होता है इसकी खास बात है, इट इज पोरस इन नेचर। जैसे आपने अगर कभी दिया जलाया है, अगर आप पूजा पाठ करते हैं, तो जब आप दिया जलाते हैं तो जो बाती होती है उसको आपने तेल में डुबोया एक साइड से, और दूसरी साइड तक भी वो तेल आपका ऑटोमेटिकली आता रहता है। क्यों? क्योंकि जो रुई है इसके बीच में गैप्स होते हैं, तो कैपिलरी एक्शन से तेल जो है आपका टिप की साइड ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है, आता रहता है नीचे से ऊपर की साइड। सिमिलरली यहाँ पर जो क्रोमेटोग्राफिक पेपर है, इसको अगर मैंने पानी में डुबाया तो पानी भी इस पेपर में ऊपर चढ़ता रहेगा, इस पेपर के ऊपर चढ़ता रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पेपर को मैंने पानी में डुबाया, यहाँ मैंने डाल दी क्या? आपके प्लांट की चटनी। यानी मेरे पास एक प्लांट था, इसके मैंने 10-12 पत्ते लिए, लेट्स से मैंने पालक के पत्ते ले लिए 10-12 और उनको कूट के उनकी चटनी बना दी मैंने, तो उस चटनी को मैंने यहाँ पर रख दिया इस पेपर के ऊपर। अब जब पानी ऊपर चढ़ेगा इस पेपर पे नीचे से ऊपर, जब पानी ऊपर चढ़ेगा नीचे से ऊपर, तो इस चटनी में जितने भी पिगमेंट होंगे इनको सेपरेट कर देगा। हल्का पिगमेंट दूर भाग जाएगा, यानी कैरोटीन जो है सबसे हल्का होगा, और भारी पिगमेंट जो है जिसका ज्यादा वजन रहेगा, मॉलिक्यूलर वेट, वो आपका बहुत दूर नहीं भाग पाएगा, नीचे रह जाएगा। तो आपको पिगमेंट अलग अलग कलर के सेपरेट होते हुए दिखाई दे जाएंगे। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी से आप इन पिगमेंट्स को क्या कर सकते हैं? कलरफुल पिगमेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें क्लोरोफिल बी जो है ये आपका लाइट ग्रीन कलर का है, यानी येलो ग्रीन कलर का। क्लोरोफिल ए जो है आपका ब्राइट ग्रीन कलर का है, यानी गाढ़े ग्रीन कलर का, ब्लूइश ग्रीन कलर का। आपका ज़ेंथोफिल जो है ये आपका येलो कलर का है, एंड कैरोटीन जो कैरेट में कलर देता है ये आपका येलो टू ऑरेंज कलर का है, या आपकी कैरेट कलर का है, ऑरेंज कलर का है। तो सिर्फ इसमें से क्लोरोफिल ए जो है यही चीज पिगमेंट है, बाकी सारे एक्सेसरी पिगमेंट हमें पता है। तो अगर आप क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक देखें तो यहाँ पे आपने एक पेपर को टांगा हुआ है इस बीकर में, बीकर कह लो, सिलेंडर कह लो, नीचे पानी ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ पे आपका लाइट ग्रीन है क्लोरोफिल बी, उसके बाद है आपका क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन, फिर येलो है आपका ज़ेंथोफिल, और आपका कैरेट जैसे कलर का कैरोटीन है सबसे ऊपर। तो ये आपके चारों पिगमेंट सेपरेट हो गए, बी ए एक्स एंड सी। इसे हम बैक से सी भी बोल सकते हैं कि सबसे भारी है आपका क्लोरोफिल बी, फिर है आपका क्लोरोफिल ए, फिर है ज़ेंथोफिल, और सबसे हल्का है आपका कैरोटीन। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले घुमा करके, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन अगर कोई सवाल पूछ ले कि सबसे भारी कौन, सबसे हल्का कौन, तो कैसे आइडिया लगाओगे? क्योंकि एनसीईआरटी में इतना तो बता रखा है कौन नीचे कौन ऊपर। तो जो भारी है वो नीचे रहेगा, बहुत दूर नहीं भाग पाएगा, जो हल्का है वो बहुत दूर भाग जाएगा। तो बैक से सी आपको यहाँ पर देखने को मिला, क्लोरोफिल बी सबसे भारी, फिर क्लोरोफिल ए, फिर आपका ज़ेंथोफिल, फिर कैरोटीनॉइड या कैरोटीन। तो मेरे भाई बैक से सी आप याद कर सकते हो। कलर क्या है इनका? कलर पर सीधे-सीधे सवाल पूछ लेते हैं। कलर क्या है आपका? क्लोरोफिल ए सबसे गाढ़े ग्रीन कलर का मेन पिगमेंट है, क्योंकि तो आपका ब्राइट या ब्लूइश ग्रीन। क्लोरोफिल बी जो है आपके हल्के ग्रीन कलर का, ग्रीन में येलो मिला दिया थोड़ा हल्का करने के लिए, क्योंकि येलो लाइट कलर, तो येलो ग्रीन। ज़ेंथोफिल कंप्लीटली येलो, और कैरोटीनॉइड जो है ये आपका कैरेट कलर का, यानी येलो से ऑरेंज कलर का आपका हो सकता है। करेक्ट? सेम चीज आप यहाँ पर देखें इस सवाल में। इस सवाल में देखिए 2 सालों में लगातार सेम सवाल पूछा गया है, 2025 में भी और 2023 में भी सेम सवाल, ऑप्शन भी इधर-उधर नहीं किए। एक बार से मार्क करने की कोशिश करें फटाफट से। देखिए क्लोरोफिल ए जो है कैसा हो जाएगा? गाढ़ा ग्रीन हो जाएगा, ब्लूइश ग्रीन हो जाएगा। तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, 2 में है। आपका क्लोरोफिल बी येलो ग्रीन हो जाएगा, हल्का ग्रीन हो जाएगा। तो आपका बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, बी का 1 एक में ही है, तो आंसर आ गया आपका 2। ज़ेंथोफिल जो है कैरोटीनॉइड कैरेट कलर का होगा, यानी आपका येलो ऑरेंज कलर का होगा, एंड आपका ज़ेंथोफिल जो है सिर्फ येलो कलर का होगा। आप आसानी से मार्क कर ले जा सकते हैं। ऑप्शन 2 इजीली मार्क कर दिया, 2025 का सवाल था, पूछा गया था सीधा-सीधा यहीं से, पहले टॉपिक से। दूसरी चीज देख लो, सेम क्लोरोफिल ए है गाढ़े ग्रीन कलर का होगा, तो आपका ब्लूइश ग्रीन कलर का होगा। क्लोरोफिल बी है आपका येलोइश ग्रीन कलर का होगा। ज़ेंथोफिल है आपका येलो कलर का होगा, और कैरोटीनॉइड कैरेट कलर का होगा, यानी आपका येलो टू येलो ऑरेंज कलर का होगा। तो डी का 1 मार्क कर दिया हमने, डी का 1 2 में है, इन दोनों को एलिमिनेट कर दिया। उसके बाद आपका ए का 3 हो गया, ए का 3 आपका नीचे वाले में एलिमिनेट हो गया, उत्तर आ गया आपका मिस्टर 1, उत्तर आ गया आपका मिस्टर 1। तो यहाँ पर उत्तर क्या था मिस्टर 2, यहाँ पे उत्तर बनाया था। ऑप्शंस एक्जेक्टली सेम है, सारी की सारी चीजें एक्जेक्टली सेम है, कुछ आपने चेंज नहीं किया है, फिर भी ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है पेपर में, क्योंकि पीवाईक्यूज की रिपीटेशन की टेंडेंसी नीट एग्जाम में खूब होती है, बहुत सारे पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी रिपीट होता हुआ दिखाई दिया। ठीक है जी, करेक्ट है, ये क्वेश्चन बना लेगा सब। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब मेरे भाई अब कुछ भयानक पढ़ने वाले हम लोग, आराम से देखिएगा, कुछ भयंकर पढ़ेंगे, कुछ अच्छा पढ़ेंगे। दैट इज पिगमेंट सिस्टम्स। पिगमेंट सिस्टम्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात ठीक है, एक बार फटाफट बताइए, नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी, टेंशन मत लो, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, सब आता रहेगा, टेंशन लिया ही मत करो किसी भी चीज की। भाई खड़ा है, कर ले जाएंगे कुछ, डोंट बॉदर, छोटी बड़ी बीच की बात, किसी भी बात की टेंशन नहीं लेनी है। यस, यहाँ तक की बात करें, लाल करके दिल भेजो चैट फटाफट। करेक्ट है, करेक्ट है सर, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। मैं कह रहा हूं कि आपके प्लांट्स में आज तक, अभी तक 2 प्रकार के फोटो सिस्टम्स डिस्कवर किए गए। फोटो सिस्टम्स यानी ऐसे सिस्टम जो कि फोटोसिंथेसिस से संबंधित हैं। 2 फोटो सिस्टम्स आज तक डिस्कवर किए। पहला जो फोटो सिस्टम है जो पहले डिस्कवर किया गया, उसका नाम था PS1, फोटो सिस्टम 1, जो कि आपका पहले डिस्कवर किया गया था। तो दूसरा वाला बाद में डिस्कवर हुआ था, इसका नाम था PS2। यानी फोटो सिस्टम्स के जो नाम है, दोनों फोटो सिस्टम के नाम, ये इनके डिस्कवरी के सीक्वेंस पे रखे गए हैं। फोटो सिस्टम 1 जो पहले डिस्कवर हुआ, फोटो सिस्टम 2 जो बाद में डिस्कवर हुआ। अब फोटो सिस्टम 2 बाद में डिस्कवर हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बाद में काम करेगा। फोटो सिस्टम 2 पहले काम करता है। डिस्कवरी किसी का हुई हमारे हाथ में नहीं है, साइंटिस्ट ने खोजा है, लेकिन एक्चुअल में फोटो सिस्टम 2 फोटो सिस्टम 1 से पहले काम कर रहा होता है। तो पहले डिस्कवर कौन हुआ? फोटो सिस्टम 1, इसलिए उसका नाम PS1 रखा। पहले डिस्कवर हो गया, नाम रख दिया 1, बाद में डिस्कवर हुआ फोटो सिस्टम 2। लेकिन आप देखेंगे अगली स्लाइड्स में कि पहले काम कौन करता है, पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, फोटो सिस्टम 2 पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, तो यहाँ फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 पहले काम कर रहा होता है, डिस्कवर बाद में होगा, लेकिन काम पहले करेगा। तो ये फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 है क्या? ये देखिए मेरे भाई, आराम से सुनो। हर फोटो सिस्टम में एक बॉस होगा, सबसे इंपॉर्टेंट होगा सेंटर पे राजा की गद्दी पे राजा वाली मेंटालिटी वाला एक बॉस हर सिस्टम में, और बाकी कौन होंगे? उसके चेले चपाटे होंगे। तो यहाँ पर भी जो फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ एक रिएक्शन सेंटर होगा, यानी बॉस होगा, और बाकी सारे इसके चेले चपाटे होंगे। फोटो सिस्टम 2 में भी एक रिएक्शन सेंटर होगा, सेंटर पे बैठा हुआ बॉस पिगमेंट होगा, और बाकी इसके चेले चपाटे होंगे।
तो बॉस कौन था अभी तक हमने पढ़ा, क्लोरोफिल ए के आगे कोई नहीं बोल पा रहा था, ए क्लोरोफिल ए वो हमारा बॉस था। तो यहाँ पर भी क्या है आपका क्लोरोफिल ए बॉस है, यहाँ पर भी क्लोरोफिल ए बॉस है, लेकिन फर्क क्या है, फर्क ये है कि आपका फोटो सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल ए है ये 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे बढ़िया एब्जॉर्ब करता है, इसका नाम है P700 मतलब 700 नैनोमीटर लाइट पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन दिखाता है, इसको सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है। एंड यहाँ पर जो आपका फोटो सिस्टम 2 है, फोटो सिस्टम 2 इसमें आपका जो क्लोरोफिल ए है ये 680 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इसका नाम है P680, यानी इनके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम में डिफरेंस है, बस दोनों क्लोरोफिल ए ही है। लेकिन मेरे भाई एक 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है वो है P700 मॉलिक्यूल जो कि आपका फोटो सिस्टम 1 का पार्ट है, और एक 680 नैनोमीटर की लाइट को सबसे बढ़िया तरीके से एब्जॉर्ब करता है दैट इज आपका P680 मॉलिक्यूल जो कि फोटो सिस्टम 2 का राजा है। बची हुई जो प्रजा है ये क्या करेगी, ये बॉस को रिपोर्ट करेगी, भाई 700 नैनोमीटर की लाइट तो क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब करेगा सबसे बढ़िया तरीके ढंग से है ना, 680 नैनोमीटर की लाइट तो ये एब्जॉर्ब करेगा, बाकी लाइट कौन लेकर के आ रहा है इस क्लोरोफिल ए के पास, राजा के पास, ये बाकी पिगमेंट लेकर के आ रहे हैं। तो इन्हें कहा जाता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना मॉलिक्यूल। एंटीना क्या करते हैं, सिग्नल कैप्चर करते हैं ना, आपके घर के ऊपर एक डिश लगी होगी जो कि आपके टीवी तक सिग्नल्स पहुंचा रही होती है, आप अलग अलग चैनल्स देख पा रहे होते हैं, वो किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि आपकी डिश जो है वो आपकी सिग्नल्स को कैप्चर कर रही है। पहले आपके अलग से एंटीना आते थे, जब डिश नहीं आई थी तो एंटीना आते थे, वो सिग्नल कैच करते थे, यानी यहाँ पर भी एंटीना मॉलिक्यूल या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, लाइट को हार्वेस्ट करने वाले यानी अलग अलग प्रकार की लाइट को हार्वेस्ट करके लेकर आने वाले, इकट्ठा करके लेकर आने वाले ये मॉलिक्यूल्स होंगे, तो इन्हें एंटीना मॉलिक्यूल्स कह दिया। यानी क्लोरोफिल ए के अलावा जो बचा, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल एंड आपके हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन पिगमेंट सिस्टम में आपके प्रोटीन भी पाए जाते हैं, ये सब आपके क्या हुए, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली मेन क्लोरोफिल ए को छोड़ के P680 को छोड़ के दुनियादारी में जो बचा, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स, एक्सेसरी पिगमेंट्स यानी क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये है आपके लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। तो अलग अलग जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड, ज़ेंथोफिल, ये अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पकड़ेंगे और आपके क्लोरोफिल ए तक पहुंचाएंगे, उसको सलाम करेंगे शाम को जाकर के ये लो गुरुजी ये हम पूरे दिन की दिहाड़ी करके आपके लिए जो है भेंट लेकर के आए। तो सेंटर पे कौन बैठा है, रिएक्शन सेंटर कौन है, मेन मॉलिक्यूल बॉस मॉलिक्यूल कौन है, क्लोरोफिल, और आजू बाजू को घेर के कौन बैठे हुए हैं, एक्सेसरी पिगमेंट्स घेर के बैठे हुए हैं, प्रोटीन्स घेर के बैठे हुए हैं, क्योंकि पिगमेंट सिस्टम में आपके साथ साथ प्रोटीन्स भी तो हैं। यस, ये आपने देखा, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे रिएक्शन सेंटर P700 PS1 में, यहाँ पे रिएक्शन सेंटर P680 आपका PS2 में, ठीक है, एकदम ठीक है। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, गौर से सुनो मेरे भाई, समझ लीजिए ये एक पूरा का पूरा फोटो सिस्टम है, तो क्लोरोफिल ए राजगद्दी पे बैठा हुआ है, राजगद्दी नहीं कह रहा मैं, राजगद्दी है मेरे भाई, नाक बंद है एक साइड का इसलिए ऐसी आवाज आ रही है, ये क्लोरोफिल ए राजगद्दी पे बैठा है, तो समझ लीजिए ये है आपका फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 1 है, लेट्स से, तो क्लोरोफिल ए कौन सा हुआ, क्लोरोफिल ए की क्या पहचान हुई सर, अगर ये फोटो सिस्टम 1 है तो क्लोरोफिल ए कौन सा हुआ, P700 यानी 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, करेक्ट करेगा, तो खुद भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा होगा। बाकी इसके आसपास है बाकी एक्सेसरी पिगमेंट एंड प्रोटीन, तो क्लोरोफिल बी भी है, ज़ेंथोफिल भी है, कैरोटिनॉइड भी है, ये क्या कर रहे हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कुछ कुछ करके वो लाइट की एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं क्लोरोफिल ए पे, अपनी अलग अलग वेवलेंथ की लाइट भी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इनको कुछ कुछ करके ट्रांसफर कर रहे हैं क्लोरोफिल ए पे, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कुछ कुछ करके ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए पे, यानी क्लोरोफिल ए पे पूरा का पूरा जो भी एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो भी लाइट हार्वेस्ट की गई है, ये पहुंचाई गई। ऐसा क्यों हुआ, कितनी सारी आपकी पिगमेंट्स यहाँ पर मौजूद है, क्यों इतनी सारी पिगमेंट मौजूद है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट। सबसे पहली चीज कि एक सोलो पिगमेंट जो है अकेला क्लोरोफिल ए या सारी की सारी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, सही है, तो ब्लू और रेड लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, बाकी सबको नहीं कर सकता। तो अकेले क्लोरोफिल ए के बस का कुछ भी नहीं है, इसे पूरा का पूरा एक ढांचा चाहिए, अलग अलग पिगमेंट चाहिए, कोई वेवलेंथ क्लोरोफिल बी एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई ज़ेंथोफिल एब्जॉर्ब कर लेगा, कोई कैरोटीन एब्जॉर्ब कर लेगा और लाके क्लोरोफिल ए को दे देगा, तो एक पूरी रेंज को आप एब्जॉर्ब कर पा रहे हो, कोई भी लाइट छूट ना जाए, हर लाइट की अपनी महत्वता है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड लाइट में हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है इग्नोर कर दे बाकी सबको, थोड़ी बहुत तो बाकी जगह भी हो रही होगी, तो उनको भी हम लेते रहे, इसलिए इट इज इंपॉर्टेंट मेरे भाई कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स पाए जा रहे हो, तो एक सोलो पिगमेंट सारी लाइट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो अलग अलग वेवलेंथ की लाइट हम लोग एब्जॉर्ब करते रहे, इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जा रहे हैं, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, राजा की रक्षा भी करनी है मेरे भाई, क्लोरोफिल ए की रक्षा भी तो करनी है, क्लोरोफिल ए की रक्षा भी तो करनी है फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज, फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज यानी अगर फोटो यानी सनलाइट बहुत स्कॉचिंग है तो आपके इस क्लोरोफिल ए की जान भी जा सकती है। समझ लो मेरे भाई, अगर आपका सन जो है ये बहुत स्कॉचिंग लाइट बरसा रहा है आपके क्लोरोफिल ए के ऊपर, सन जो है अगर बहुत स्कॉचिंग चिलकती धूप बरसा रहा है आपके क्लोरोफिल ए के ऊपर, तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर जो है ये आपका खराब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल ए से इलेक्ट्रॉन निकल निकल के इधर उधर भागने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता रहेगा, तो क्लोरोफिल ए का स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। है ही क्या स्ट्रक्चर में, केमिकल्स में होता है क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भागे भागे जा रहे हैं, तो मेरे भाई ओवरऑल स्ट्रक्चर का नुकसान तो होगा ना। तो ये आसपास के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स मेक श्योर करते हैं कि राजा की रक्षा करी जाए। एक बहुत पुरानी कहावत है, गौर से सुनना, थोड़ी गहरी है पर बेहतरीन कहावत है। ऐसा बोला जाता है कि खेल तब खत्म नहीं होता, तुम तब नहीं हारते जब कोई प्यादा तुम्हारी रानी मार दे, तुम शतरंज में तब हारते हो जब राजा अपने घुटने टिका दे, जब राजा खत्म हो जाए, एंड वी ऑल आर किंग्स ऑफ आवर लाइव्स। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घुटने ना टिकाएं, जब तक राजा जिंदा है तब तक खेल चल ही रहा है मेरे भाई, राजा खत्म खेल खत्म, बाकी इधर उधर चुटुर पुटुर जो मर रहा है कोई दिक्कत नहीं, जब तक द राजा इज जिंदा अलाइव किकिंग तब तक खेल इज ऑन। तो तुम सब राजा हो, ये राजा रानी का सिर्फ रेफरेंस भी है सब, अगर तुम बैठे हो तो ठीक है फिर खेल चल रहा है, अगर मेरे भाई तुम घुटने टिका गए फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, फिर तो मृत्यु सुनिश्चित है। यस, यहाँ पर भी राजा को बचाना हमारी जिम्मेदारी है, क्लोरोफिल ए गया तो बाकी बैठे भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्लोरोफिल ए को बचाना है। यस, क्लोरोफिल ए को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, बाकी पिगमेंट्स ने पोषण का खेलना स्टार्ट कर दिया, अर्थात सनलाइट आई, यहाँ पे आई क्लोरोफिल बी के पास, क्लोरोफिल बी ने देखा यार तो बहुत घनघोर सनलाइट है, इतनी एनर्जी क्लोरोफिल ए को दे दूंगा मालिक जो है झुलस जाएंगे, जल के मर जाएंगे, तो एक काम करता हूँ एक क्लोरोफिल बी जो है मैं दूसरे क्लोरोफिल बी को लाइट दे देता हूँ, फिर ज़ेंथोफिल को दे देता हूँ, कैरोटिनॉइड को देता हूँ, फिर इसको देता हूँ, फिर इसको देता हूँ, फिर इसको देता हूँ, फिर इसको देता हूँ, खेलता रहता हूँ जब तक ठंडी ना हो जाए, और जब ठंडी हो जाएगी लाइट एनर्जी लॉस हो जाएगी थोड़ी, तब क्लोरोफिल ए को दूंगा जब झेलने लायक होगी। समझ लो मेरे भाई, भंडारे में गए तो भंडारे में जाएंगे भैया, भंडारे में खाना खाएंगे, मैं जहाँ खड़ा हो जाता हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है भंडारे की, सबसे पहले मैं ही जाके लगता हूँ, तो सबसे पहले आगे जाके लग गया, हाथ आगे कर दिया, कटोरी बढ़ रही थी लेकिन अगर कटोरी लेने जाता तो मेरा नंबर छूट जाता, इसलिए सबसे आगे लगने के चाव में मैंने कटोरी नहीं ली, अपना हाथ आगे कर दिया और पाजी ने सीधा हाथ पे गर्मा गर्म हलवा रख दिया। अब ये जो हलवा है इस हाथ से इस हाथ में, इस हाथ से इस हाथ में, इस हाथ से इस हाथ में, क्योंकि मेरे भाई हलवा जो है मेरे हाथ को जला रहा है, लेकिन हाथ से ज्यादा जरूरी होता है मुंह, तो मैंने कभी भी इस दौरान अपने मुंह में हलवा नहीं डाला क्योंकि मुंह जल गया तो खेल खत्म, इसलिए मैं इस हाथ से इस हाथ में हलवा, अरे अरे बाप रे बाप रे बाप रे, जब ये हलवा थोड़ा ठंडा हो गया इस खेल के दौरान तब उसे मुंह में डाला, मुंह नहीं जलना चाहिए। दीज हैंड्स आर एक्सेसरी पिगमेंट्स, इधर उधर घुमा रहा हूं, इनमें से एक आधा खत्म भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुंह को बचाना है तो बाकी खेल चलता रहेगा और खाना खाते रहेंगे। तो बाकी पिगमेंट्स का काम है क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाना, और बाकी पिगमेंट्स का काम है अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करना, इसीलिए दुनिया में इतने सारे पिगमेंट पाए जाते हैं, वरना एक पिगमेंट से भी काम हो जाता। ये आपने देखा, ये आपने सीखा, इतनी बात समझ में आ रही, एक बार बता दीजिए, इतनी बात समझ में आ रही है, आर वी डन विद दिस स्टफ, इतनी बात समझ में आ रही है मेरे सारे भाइयों को, यस और नो, करेक्ट 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 करेक्ट, यस सर इतनी बात हमको समझ में आ रही है ना, बढ़िया। दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दिस इज आवर फर्स्ट एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर,
इस पार्ट को हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस पार्ट को हम लोग कर रहे होते हैं इंट्रोडक्शन टू फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग लाइट रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, फिर फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, फिर रेस्पिरेशन के ऊपर हम लोग कूद जाएंगे। ये आपका सबसे बड़ा पार्ट है। यस, करेक्ट है। आ जाओ मेरे भाई, अगली चीज के ऊपर बढ़ते हैं, दैट इज योर लाइट रिएक्शन। अब लाइट रिएक्शन में मैंने आपको तीन चीजें बनती हुई बताई। पहली चीज जो बनेगी वो है एटीपी, दूसरी चीज जो बनेगी एनएडीपीएच, क्योंकि इन दोनों की जरूरत है डार्क रिएक्शन में, तीसरी चीज बनेगी वाटर, ऑक्सीजन सॉरी, और ऑक्सीजन किससे बनता है, वाटर से। तो वाटर को जब आप तोड़ोगे तो यहाँ पे देखो बैलेंस करने के लिए मैंने बताया 2H2 यानी कितने हो गए, H4 हो गए, 4 हाइड्रोजन, और 2 ऑक्सीजन यानी साथ रिलीज हो जाएगा O2। क्या ये जो 4 हाइड्रोजन है इनको मैं लिख सकता हूँ 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। एक हाइड्रोजन को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक हाइड्रोजन मतलब एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन मतलब 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे मैं इसको फाड़ के लिख सकता हूँ कि यहाँ पर जब मैंने वाटर को तोड़ा तो 2 तो ऑक्सीजन निकल गए, है ना, 2 ऑक्सीजन एटम निकल गए, 4 हाइड्रोजन है तो 4 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर लिख दिया। यानी अगर आप लाइट रिएक्शन के स्टेप्स को देखो तो ये वही सारी बातें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सबसे पहली चीज नाम ही है लाइट रिएक्शन, तो सबसे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, लाइट एब्जॉर्ब होगी, लाइट कैप्चर करोगे। दूसरा आपका वाटर जो है इसकी स्प्लिटिंग होगी, यानी वाटर को आप तोड़ोगे, वाटर को जब आप तोड़ोगे तो आपका प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन निकल रहा होगा, 4 प्रोटॉन निकल गए, 4 इलेक्ट्रॉन निकल गए और O2 निकल गया, यहाँ पर तो ऑक्सीजन भी निकल गया जो कि आपका बाय प्रोडक्ट था फोटोसिंथेसिस का। तो वाटर स्प्लिटिंग हुई तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ये बात भी सही। और चौथी चीज एटीपी और एनएडीपीएच बने जो कि आपके डार्क रिएक्शन में इस्तेमाल होंगे एज इट इज। तो क्या ये सेम बातें हैं, बिल्कुल सेम बातें हैं सर, यही बातें हमने अभी करी हैं। हमने क्या कहा, लाइट रिएक्शन है तो सबसे पहले तो लाइट एब्जॉर्ब होगी, लाइट एब्जॉर्ब होगी तो लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद आपका वाटर टूटेगा, तो वाटर स्प्लिटिंग, वाटर टूटा तो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, और मेरे भाई एटीपी और एनएडीपीएच रिलीज हो गई, क्योंकि एटीपी और एनएडीपीएच जब रिलीज होंगे तभी आपका डार्क रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो एटीपी बना, एनएडीपीएच बना, ऑक्सीजन बना, तीन चीजें बन रही थी। ऑक्सीजन क्यों बना, क्योंकि वाटर टूट रहा था, इसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी और लाइट रिएक्शन शुरू ही तब होगा जब लाइट एब्जॉर्ब होगी, तो लाइट भी एब्जॉर्ब होगी। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, ये बात हमको समझ आ गई। तो चारों स्टेप नाम से ही डिकोड हो गए, कुछ करना नहीं पड़ा। अब देखो और डिटेल में कि यहाँ होता क्या है ना। ये जो आपके Mn और Cl है, मैंगनीज और क्लोरीन, ये आपके वाटर स्प्लिटिंग में हेल्प करते हैं। पहले चैप्टर हुआ करता था मिनरल न्यूट्रिशन, उसमें पढ़ाया जाता था कि Mn और Cl ये जो मेटल आयंस है, कोफैक्टर्स हैं, ये आपके बेसिकली हेल्प करते हैं एंजाइम को, जिससे कि वो वाटर स्प्लिट करने में हेल्प करे। दिस इज समथिंग वेरी वेरी अमेजिंग। आराम से देखो, दिखने में खतरनाक लग रहा है पर है कुछ नहीं। अभी जब समझाऊंगा तो सारा खेला समाप्त हो जाएगा। दो प्रकार के आपके रिएक्शंस हैं, दो प्रकार के आपके रिएक्शंस हैं लाइट रिएक्शन के अंदर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। सबसे पहले मेरे भाई आप नाम में घुस जाओ खोपड़ी पे सरसों का तेल लगा करके। व्हाट इज मेंट बाय द नेम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड व्हाट इज मेंट बाय द नेम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। गॉड सुनो, मैंने कहा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या हुआ, नॉन साइक्लिक का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर चीजें आपकी रिपीट नहीं हो रही है, जो चीज उड़ गई वो वापस नहीं आ रही है। अगर कोई चीज यहाँ से शुरू हुई और यहीं खत्म हो गई तो साइक्लिक है, फिर यहाँ से शुरू होगी दोबारा सेकंड राउंड, फिर यहीं खत्म हो जाएगी, फिर यहाँ से शुरू होगी थर्ड राउंड, फिर यहीं खत्म हो जाएगी। दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। यहाँ पे अगर आपकी सनलाइट यहाँ पर आकर टकराई है PS2 पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ी, बस में चढ़ी, वापस ना लौटी, ना आना इस देश मेरी लाडो हो गया इसको, ये वापस नहीं आई। इलेक्ट्रॉन जोड़ी वो वापस नहीं लौटी, यानी दिस इज नॉट अ साइक्लिक प्रोसेस। दिस इज नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, वापस नहीं लौटा, तो नॉन साइक्लिक प्रोसेस है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मेरे भाई, फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो यानी लाइट का इस्तेमाल किया है यहाँ पर। एनर्जी का सोर्स कौन है, लाइट है, तो सनलाइट का इस्तेमाल किया है, फोटो शब्द आ गया। सनलाइट का इस्तेमाल करके आपने फॉस्फोराइलेशन कर दी है, फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फेट ऐड कर दिया है। फॉस्फेट ऐड कर दिया है किस चीज पे, आपने मेरे भाई फॉस्फेट ऐड कर दिया किस चीज पे, एटीपी बनानी है, तो आपने एडिनोसिन डाइफॉस्फेट पे एडीपी पे फॉस्फेट ऐड कर दिया है, तो आपका बन गया है एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी बन गया। तो आपने यहाँ पर लाइट की एनर्जी को, फोटो यानी लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके फॉस्फोराइलेशन कर दी है, यानी आपने एटीपी तैयार कर दिया है, एडीपी के ऊपर फॉस्फेट आपने ऐड कर दिया है, ये आपने तैयार कर दिया है। एंड ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, यानी इलेक्ट्रॉन जो उड़ा बस में चढ़ा ये वापस नहीं आया, दिस इज नॉन साइक्लिक, नाम से पता लग गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका नाम अब साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है भैया, साइक्लिक यानी जहां से इलेक्ट्रॉन उड़े हैं वहां वापस आ गए, साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन आपके उड़े बस में चढ़े तो ये वापस भी आ गए, लौट गए आपके सेम जगह पर, सेम जगह पर लौट गए, तो इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, करेक्ट, साइक्लिक है। फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी यहाँ पर आपका फोटो यानी सनलाइट का इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, सनलाइट की एनर्जी को आप यूज कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। फॉस्फोराइलेशन के लिए यानी वही आपका एडीपी पे आप लोग पीआई यूज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एंड आपका बन रहा है क्या, एटीपी बन रहा है, एटीपी बना है। तो यहाँ पर भी आपने एटीपी बनाया, यहाँ पर भी आपने एटीपी बनाया, और आपने सनलाइट को इस्तेमाल करके, सनलाइट की एनर्जी यूज करके एटीपी बनाया, एंड साइक्लिक तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपने सनलाइट की एनर्जी को यूज करके एटीपी बनाया, लेकिन नॉन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, अगर उड़े तो फिर वापस नहीं आया, ये अगर उड़े तो वापस नहीं आया। थैंक यू सर, करेक्ट है, करेक्ट है सर। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आ गई गुरुजी, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, इतनी बात हमें समझ में आ गई। नाम को हमने डिकोड कर लिया। अब मेरे भाई नाम के अंदर घुसते हैं, नाम को तो डिकोड कर लिया, लेकिन नाम के अंदर भी जाना पड़ेगा, प्रोसेस को भी समझना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को देखा। तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की खास बात ये है, यहाँ पे दोनों फोटो सिस्टम्स पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, PS2 भी PS1 भी। मैंने आपको बताया था PS1 पहले डिस्कवर हुआ है, पर जरूरी नहीं है पहले काम भी करे। PS1 बस पहले डिस्कवर हुआ है इसलिए उसका नाम PS1 था। एक्चुअल में पहले काम कौन करता है, PS2 काम करता है, इसके बाद आपका PS1 काम कर रहा होता है, इसके बाद PS1 काम कर रहा होता है। करेक्ट है, करेक्ट है। पहले PS2 पार्टिसिपेट करेगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, फिर PS1 पार्टिसिपेट करेगा। PS2 में हमने कहा था कि इसमें सेंटर पे पाया जाता है P680 मॉलिक्यूल, जो राजा वाली मेंटालिटी वाला मॉलिक्यूल है, वो P680 होगा, 680 नैनोमीटर की सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा सबसे ज्यादा। और जो आपका रिएक्शन सेंटर है PS1 में 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसे P700 कहा जाता है। ये बात हमारी पहले से क्लियर है। अब मेरे भाई PS2 जो है ये इस रिएक्शन में पहले पार्टिसिपेट करता है, जिसका रिएक्शन सेंटर है P680, तो ये क्या करेगा, सनलाइट से 680 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब कर लेगा। 680 नैनोमीटर की लाइट जैसे ही इसने एब्जॉर्ब की, ये एक्टिवेट हो गया और इसके इलेक्ट्रॉन उछल गए, इसके इलेक्ट्रॉन उछल गए। डिग्री लेने जाते हैं ना मेरे भाई कॉन्वोकेशन, तो टोपी उछाल के फोटो खिंचाते हैं, ये अब मैं आजाद हो गया। तो मेरे भाई जैसे टोपी उछाली, ऊपर कोई टोपी पकड़ नहीं बैठा था, कई साल से वो भी इंतजार कर रहा था कि हवा में कोई महानुभाव अपनी टोपी इतनी ऊपर उछाले कि उस टोपी को मैं पकड़ लूं। तो आपने टोपी रिलीज कर दी, ऊपर कोई टोपी का एक्सेप्टर बैठा, उसने फटाफट टोपी खींच ली। अर्थात यहाँ पे जब सनलाइट आई इस PS2 से टकराई, इस P680 से जब 680 नैनोमीटर की लाइट टकराई, तो ये एक्टिवेट हो गया और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर दिया। ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जैसे मैंने उछाले, ये ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था, उसने फटाफट खींच लिया। बोला अब वापस नहीं दूंगा, तुमने उछाला, वो कह रहे बेटे गई तेरी टोपी, अगले साल आना दोबारा पेपर भरो, दोबारा डिग्री लो, उसके साथ नई टोपी मिलेगी। ये वाली टोपी तो तुम्हें वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक बार तितली उड़ी बस में चढ़ी, वापस नहीं लौटेगी। अब ये टोपी गई, ऐश काटो। तो यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, करेक्ट। इससे भी ज्यादा ताकत का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ बैठा है, ये कह रहा है भाई तू भी इधर दे दे। उसके बगल में खड़ा था, दादा खड़ा था, गुंडा, ये चिल्लाने लगा, टोपी नहीं दूंगा, पीछे से गुद्दी पे खाता है, हाँ क्या मुझे भी नहीं दोगे भैया, आपको तो देना पड़ेगा, आप तो बहुत बलशाली हो, भंसाली हो, आप भी ले लो, है ना। तो उसको दे दिया, ये और खतरनाक है, ये और पावरफुल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। अब इस बलशाली भंसाली के पीछे राजा मौली खड़ा था, इसने भी गुद्दी पकड़ लिया, हाँ बेटा क्या हाल है,
मेरे भाई से इलेक्ट्रॉन छीना, तुझसे ताकतवर मैं हूं, ला बेटा मुझे दे फटाफट, ले बेटा आके दुनिया, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने भी छीन लिया। अब धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, इलेक्ट्रॉन उड़ा, बस में चढ़ा, एनर्जी एकदम हाई थी, एक्साइटेड स्टेट, यिप्पी! लेकिन जैसे-जैसे नीचे आता जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर पे जाता जा रहा है, मेरे भाई इसकी एनर्जी एकदम खत्म होती जा रही है, तो ये आपका धीरे-धीरे एनर्जी लूज़ करता जा रहा है और ये इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया इसको p700 मॉलिक्यूल को यानी PS1 को। p700 को दे दिया। यहाँ का इलेक्ट्रॉन उड़ के PS1 पे चला गया, PS2 का इलेक्ट्रॉन उड़ के PS1 पे चला गया। अब ये अगर PS1 है, इसका रिएक्शन सेंटर p700 है, तो मेरी जान, मेरे दोस्त, क्या ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा? कर लेगा गुरुदेव। ये 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, इसका भी इलेक्ट्रॉन उड़ जाएगा, यिप्पी! एकदम इसमें भी एनर्जी आ गई, शेर, ये भी उड़ा देगा अपने इलेक्ट्रॉन को। करेक्ट, एकदम बढ़िया गुरुजी। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो इलेक्ट्रॉन उड़ा, ये चला गया फेराडॉक्सिन यानी FD नाम के कंपाउंड के पास और ये FD चुपचाप इस इलेक्ट्रॉन को दे देता है FNR को। FNR यानी फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। फेराडॉक्सिन से आया इलेक्ट्रॉन NADP रिडक्टेज यानी NADP को रिड्यूस करने वाला एंजाइम, NADP को रिड्यूस कर दिया, इसके ऊपर हाइड्रोजन लगा दिया यानी NADP को कन्वर्ट कर दिया NADPH में, तो NADPH बन गया। मेरे भाई हमें क्या क्या बनाना था यहाँ पर गुरुजी? हमें यहाँ पर लाइट रिएक्शन में ATP बनाना था, NADPH बनाना था, ऑक्सीजन बनाना था, वाटर छोड़ के तीन चीजें बनानी थी। NADPH बन गया। कैसे बना? मेरे भाई सबसे पहले मैंने PS2 को लाइट दी 680 नैनोमीटर की, उसने अपना इलेक्ट्रॉन उछाला, ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा था, उसने इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया, उसने आगे के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को दे दिया जो उससे भी ताकतवर था, उसने आगे के इलेक्ट्रॉन को दे दिया एक्सेप्टर को जो उससे भी ताकतवर था। धीरे-धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लूज होती चली गई और ये इलेक्ट्रॉन हमने पकड़ा दिया PS1 को। अब PS1 जो है इसने 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब की, इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर उड़ गया एंड मेरे भाई चला जाएगा FD के पास यानी फेराडॉक्सिन के पास एंड फिर FNR के पास यानी फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास। नाम है फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज। NADP रिडक्टेज यानी NADP को रिड्यूस करने वाला, NADP को रिड्यूस करने वाला यानी इस पे हाइड्रोजन लगा देने वाला, तो NADPH बना देगा। एक चीज बन गई गुरुजी, NADPH बना दिया। ठीक है, एक चीज बन गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इस PS1 पे PS2 से एक इलेक्ट्रॉन आया, सनलाइट को लेने के बाद एक इलेक्ट्रॉन इसका गया, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर एक इलेक्ट्रॉन आया, फिर एक इलेक्ट्रॉन गया, जितने आए उतने गए, जितने आए उतने गए, नो प्रॉफिट नो लॉस। जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मेरी जान, उतने ही इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मेरे भाई, अर्थात यहाँ कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है, इसको कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन आते जा रहे हैं, एक्साइट होकर वापस जाते जा रहे हैं, इसको कोई नुकसान नहीं। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो PS2 है, यहाँ पे कहीं से इलेक्ट्रॉन आ नहीं रहे, सिर्फ जा रहे हैं। 680 नैनोमीटर की लाइट है, इलेक्ट्रॉन उड़ गया, इसने पकड़ लिया, कभी वापस नहीं किया, और लाइट आई इलेक्ट्रॉन उड़ा, इसने पकड़ लिया, कभी वापस नहीं किया, और लाइट आई इलेक्ट्रॉन उड़ा, इसने पकड़ लिया, कभी वापस नहीं किया, और आगे फेंकता जा रहा है। मेरे भाई इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है निरंतर, जितनी लाइट आती जा रही है मित्र, इसमें तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। यस गुरुजी, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती जा रही है तो मुझे कुछ करके इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे ना, कुछ करिए, नस तरीके खोले, हाई कुछ करिए, करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा गुरुजी। क्यों? क्योंकि अदरवाइज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी तो इसका स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वापस नहीं आ पाएगा अपने रियल स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या किया, यहाँ पानी तोड़ दिया, पानी तोड़ के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना लिया, ऑक्सीजन हो गया रिलीज, दूसरी चीज बन गई NADPH और ऑक्सीजन हो गया रिलीज। यहाँ पर हाइड्रोजन जो था इसके बने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिए, जितने इलेक्ट्रॉन इसमें कम हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन मैं देता जा रहा हूँ पानी तोड़ के, और प्रोटॉन आपके थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जमा होते चले जा रहे हैं, थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में जमा होते चले जा रहे हैं। यानी मेरे भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन तोड़ते जा रहे हैं, वापस नहीं आ रहे हैं, तो मैं पानी तोड़ के प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बना रहा हूँ, ऑक्सीजन रिलीज हो गई गैस है, यहाँ पर आपका प्रोटॉन थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में एक्यूमुलेट हो गया, इसका कोई काम नहीं है, इलेक्ट्रॉन मैं देता जा रहा हूँ यहाँ पर आपके PS2 को। तो वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ी कहाँ? PS2 पे, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जा रहा है, कोई लॉस ही नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो आपका कोई पानी तोड़ के इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत पड़ी नहीं। यहाँ आपका लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो पानी तोड़ के उस इलेक्ट्रॉन के लॉस की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो पानी कहाँ टूटता है? PS2 के पास टूटता है, हमेशा याद रखिएगा। तो पानी टूटा तो ऑक्सीजन बना, पहली चीज, एंड में इलेक्ट्रॉन चले गए आपके NADPH बनाने के लिए, NADPH बन गया। ATP कहाँ बनेगी? जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आपका PS2 और PS1 के बीच, यहाँ इस दौरान आपकी लाइट एनर्जी को यूज करके ATP बनती है, तो तीसरी चीज भी आपकी तैयार हुई, तीसरी चीज भी आपकी करेक्ट। कैसे बनेगी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। NADPH बनाना है, NADP पे हाइड्रोजन जोड़ दो, NADPH बन जाएगा, सिंपल है। ऑक्सीजन कैसे बना? पानी तोड़ के ATP कैसे बना? इसका पूरा मैकेनिज्म है भाई, इसे केमी ऑस्मोसिस कहा जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। करेक्ट, ये हमने देखा, तीन चीजें यहाँ पर बनी, नहीं उठाएंगे क्योंकि वहीं पानी टूट रहा है। ATP PS2 और PS1 के बीच में बना, एंड मेरे भाई NADPH जो कि आपका एंड में बन रहा है। तीनों चीजें यहाँ बन गई, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन उड़ी वो बस में चढ़ के वापस नहीं आई, बस पकड़ के निकल गई, है ना, कभी वापस नहीं आई। करेक्ट है, यस, एक तो ये बात हमने देखी। अब ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें मैंने दो एक्सिस बना रखे हैं, एक ये वाली एक्सिस है, इसमें मैं कह रहा हूं एनर्जी, और ये बहुत लो लेवल का देखेंगे आज के अगर मेले आपकी सिलेक्ट टीम ने यहाँ पढ़ी है इस फोटो सिस्टम पे, इस p680 मॉलिक्यूल पे, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ेगी तभी ऊपर गया, धीरे-धीरे एनर्जी घटती जाएगी इस इलेक्ट्रॉन की, तो एनर्जी नीचे आई, फिर यहाँ पे 700 नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब की, फिर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ी, एक्साइट हो गया, फिर धीरे-धीरे नीचे आएगी। यानी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का ग्राफ कैसा जाएगा? अप डाउन अप डाउन। 3 देखिए ना, मशीन, व्हाट इज मशीन? अप डाउन अप डाउन। तो मेरे भाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्साइट अप, फिर धीरे-धीरे नीचे आएगा डाउन, फिर 700 नैनोमीटर की लाइट अप, फिर डाउन, अप डाउन, एनर्जी का फ्लो। दही कहाँ से मिला? लेकिन मेरे भाई यहाँ पर अगर आप देखें रेडॉक्स पोटेंशियल, अच्छा ये आपका रेडॉक्स पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की नहीं टेंडेंसी। बोलना है शुरू ये वाला से इलेक्ट्रॉन खिलाने था, दे इसकी गुद्दी पकड़ के इस वाले ने से इलेक्ट्रॉन खींच लिया, यानी ये ज्यादा ताकतवर है, बलशाली है। इस मिर्ची वाले की में गुद्दी पकड़ के मिल इसने ले लिए, ये इससे भी ज्यादा बलशाली है। इस वाले की गुद्दी पकड़ के इसने ले लिया, यानी और ज्यादा बलशाली इंग्लिश है। में मिलता यानी इस साइड जो है वो ज्यादा बलशाली है, इलेक्ट्रॉन ले पा रहे हैं, यानी इस साइड जब आप आओगे तो ज्यादा बलशाली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, इस साइड कम शक्तिशाली है, इस साइड ज्यादा शक्तिशाली है, इस साइड बढ़ोगे तो ज्यादा शक्तिशाली रेडॉक्स पोटेंशियल देखने को मिलेगा। करेक्ट, एकदम करेक्ट। जब मैं इस एक्सिस पे खड़ा होता हूं एनर्जी वाले पे, तो मुझे ग्राफ ऐसा दिखाई देता है एनर्जी का, अप डाउन। जब मैं इस साइड खड़ा होता हूं ऐसे इस एक्सिस पे, तो मुझे ग्राफ दिखाई देता है टॉय टॉय, यानी इस एक्सिस पे मैं देखूंगा तो मुझे Z दिखाई देगा। एनसीईआरटी में लिखा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम, क्योंकि रेडॉक्स नहीं दही पोटेंशियल रोटी हम स्टूडेंट खाते अच्छा हैं व्हाई नॉट N स्कीम, Z स्कीम क्यों? क्योंकि मुझे इस एक्सिस पे नहीं देखना है। आई एम अरे नॉट तो वाचिंग दिस घर ग्राफ का फ्रॉम दिस आता है एक्सिस, ना ये N बन रहा दही है, वाला आई एम वाचिंग दिस दही ग्राफ वाला फ्रॉम दिस एक्सिस, नीचे बैठ के देख रहा हूं, तो ये आपका Z बन रहा है नीचे से, एक प्रॉपर Z बन रहा है। दिस इज ग्राफ का शेप अकॉर्डिंग टू रेडॉक्स पोटेंशियल वाली एक्सिस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज Z स्कीम। बात समझ में आई? बात समझ में आई? मीठा वाला अच्छा लगता है, करेक्ट, सिंपल लगता है। एक और बात पैकेट का आ जाओ, सामान ऐसे ज्यादा करके नहीं मजा आएगा। खाया मैंने कहा कि इस दुनिया के जो भी प्लांट्स हैं उनमें दो प्रकार के फोटो सिस्टम्स पाए जा सकते हैं। अब न खा फोटो सिस्टम 1, इसका नाम फोटो सिस्टम 1 है क्योंकि पहले डिस्कवर हुआ, बस इसी वजह से कुछ इसने खाना नहीं है फंसाने के लिए, सिर्फ पहले डिस्कवर हुआ तो PS1। हाँ और फोटो सिस्टम 2 क्योंकि बाद में डिस्कवर हुआ। एक्चुअल में फोटो सिस्टम 2 पहले काम कर रहा होता है, काम का जी है, पहले ये काम करता है फिर PS1 काम करता है, और जो नाम रख दिया वो रख दिया, वो पहले डिस्कवर हुआ तो PS1, ये आपका PS2। इनमें आपका एक बॉस मॉलिक्यूल होता है, तो PS1 में जो रिएक्शन सेंटर है, जो मेन क्लोरोफिल है, इसे P700 कहते हैं, 700 नैनोमीटर की लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है।
PS2 में जो बॉस है इसे P680 कहते हैं, 680 नैनोमीटर की लाइट पर ड्रॉप होता है। मैंने क्या बताया, पहले डिस्कवर हुआ PS1, बाद में डिस्कवर हुआ PS2, लेकिन पहले काम करेगा आपका PS2, बाद में काम करेगा आपका PS1। तो यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले काम करेगा PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है 680 मॉलिक्यूल, तो 680 नैनोमीटर की इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया। लाइट एब्जॉर्ब किया तो इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर उछल गया, एनर्जी आने के कारण एनर्जी खूब है इसमें, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया। ऊपर कोई पहले बैठा था कि कब इलेक्ट्रॉन आए कब पकड़ लूं, तो आपने गलती से उछाल दिया ये, वो बोला हाँ भैया ये है, मैं नहीं दे रहा, आ चुका है मेरे पास, उसने पकड़ लिया, लपक लिया। लपकने के बाद यहाँ खड़ा था एक और महान आदमी, समझ लो मेरे भाई, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये एक बच्चा है, बच्चा लॉलीपॉप चूस रहा है। मैंने कहा लाओ बेटा लॉलीपॉप दो, आज अंकल को लॉलीपॉप खाने का मैंने, बच्चे ने कहा नहीं अंकल नहीं अंकल अत्याचार नहीं करते। मैंने बोला हाँ बच्चों पे अत्याचार नहीं करते, लेकिन अच्छे लोग नहीं करते। मैंने बहुत दिया, मैंने उसके बाद पकड़ के ऐसे खींची और उसकी लॉलीपॉप लेके भाग गया। तो मैंने उस बच्चे से लॉलीपॉप ले ली क्योंकि मैं ज्यादा शक्तिशाली हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि उस बच्चे के पापा का नाम है श्रीमान खली साहब, तो खली साहब ने खली बड़ी बुरी दिल गाना बजा करके जो है मेरी खली बड़ी कर डाली और मेरे मुंह से लॉलीपॉप छीनी और चार चमाटा गया अलग। तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से भी ज्यादा महान कैरियर है जो इससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा और शक्तिशाली, इस वाले से भी शक्तिशाली बैठा है, ये इससे खींच लेगा एंड धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लॉस होती चली जाएगी, चला जाएगा PS1 के पास, PS1 पे चला गया। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉन उड़ा, धीरे धीरे PS1 पे आ गया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन उड़ते जा रहे हैं, वापस नहीं लौट रहे हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए हमने वाटर स्प्लिटिंग की, पानी को तोड़ा तो प्रोटॉन बन गया, इलेक्ट्रॉन बन गया, ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया एज गैस, इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया PS2 की इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए, प्रोटॉन आपके थाइलाकोइड ल्यूमेन में जमा हो गए। अब यहाँ पर आपका PS1 पे यानी P700 मॉलिक्यूल पे इलेक्ट्रॉन एक बाहर से आया है PS2 से, और जब यहाँ पे एनर्जी गेन करी जाएगी 700 नैनोमीटर की लाइट गेन करी जाएगी, तो इसका इलेक्ट्रॉन उड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन उड़ा, फिर कोई इलेक्ट्रॉन आया, फिर कोई इलेक्ट्रॉन उड़ा। यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, तो यहाँ किसी वाटर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है, ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस है। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया FD को यानी पैराडॉक्सिन को, पैराडॉक्सिन ने दे दिया फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज को, NADP रिडक्टेज यानी NADP को रिड्यूस करने वाला एंजाइम, तो NADP को रिड्यूस कर दिया जाएगा, इस पे हाइड्रोजन लगा दिया जाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए आपने पानी तोड़ा, इलेक्ट्रॉन बने, इस दौरान आपका ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ, तो ऑक्सीजन बन गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एंड में NADP रिडक्टेज एंजाइम की वजह से NADPH बना, NADP रिड्यूस हो गया NADPH में, और PS2 और PS1 के बीच में आपका ATP बना। कैसे बनेगा ये मैं आपको बता दूंगा। तो तीनों चीजें बन गई, ऑक्सीजन, ATP और NADPH। क्या अब ये बात समझ में आई? क्या भी बात समझ में आई? अगर मैं इस एनर्जी वाली एक्सिस को देखूं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ी, एनर्जी गेन करी, एक्साइट हो गए, तो एनर्जी अप फिर डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, एनर्जी का ग्राफ नीचे। अगर मैं रेडॉक्स पोटेंशियल का ग्राफ देखूं तो आपका कैसा आ जाएगा, Z आ जाएगा। नीचे से एक्सिस को देखो तो Z आ जाएगा, इसे Z स्कीम कहा जाता है, इसे Z स्कीम कहते हैं। करेक्ट, सेम चीज यहां पर देखिए। अगर मेरे भाई मैं आपको बताऊं एनर्जी का ग्राफ, एनर्जी के रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं इस लाइन पे अगर मैं देखूं तो अप डाउन मुझे ग्राफ देखने को मिले, अप डाउन अप डाउन। लेकिन अगर मैं नीचे से देखूं रेडॉक्स पोटेंशियल वाले एक्सिस पे देखूं तो मुझे Z दिखाई देगा, तो इसे Z स्कीम कहा जाता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को Z स्कीम कहा जाता है। करेक्ट, क्या क्या बना यहाँ पर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, PS2 के इलेक्ट्रॉन उड़े और वापस नहीं लौटे, इसीलिए नॉन साइक्लिक शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन साइकिल होकर के वापस नहीं आ रहे हैं, ये NADPH बनाने चले जा रहे हैं। फोटो का मतलब सनलाइट इस्तेमाल हो रही है, एंड फॉस्फोराइलेशन मतलब ADP पे आप PI यानी फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं ATP बनाने के लिए। सारी बातें समझ में आ गई थी गुरुजी। पानी स्प्लिट हुआ PS2 के पास क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी, तो पानी स्प्लिट किया आपने एंड मेरे दोस्त इलेक्ट्रॉन को कंपनसेट कर दिया। वाटर PS1 पे नहीं टूटा क्योंकि PS1 में कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ही नहीं, एक इलेक्ट्रॉन आया, एक इलेक्ट्रॉन आपका उड़ गया, तो कोई लॉस नहीं हुआ। जब इलेक्ट्रॉन PS2 और PS1 के बीच में मूव करते हैं इस दौरान आपकी ATP बनती है और एंड में आपका बनता है NADPH, एंड में आपके इलेक्ट्रॉन्स NADPH बनाने के लिए यूज कर लिए जाते हैं। सारी चीजें आप अभी डिटेल में पढ़ेंगे, सारी चीजें डिटेल में पढ़ेंगे अभी। यस, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखो, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, तो आपका चैप्टर ऑलमोस्ट 70% 60-70% कंप्लीट हो जाएगा। यहां तक की बात करें, अब देखिए यह है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम ही है साइक्लिक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स वापस आ जाते हैं, जहां से उड़ते हैं वहीं वापस आ जाते हैं, लौट के बुद्धू घर को आए हो जाता है इनका। ठीक है गुरुजी, तो इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस नहीं हुआ, तो सिर्फ PS1 यहाँ पर इन्वॉल्व होता है, ओनली PS1 विल बी पार्टिसिपेटिंग, कोई PS2 नहीं है यहाँ पर। अब देखो क्या हुआ, सिर्फ यहाँ PS1 है यानी सिर्फ P700 रिएक्शन सेंटर है, तो 700 नैनोमीटर की लाइट, जब आपकी हायर वेवलेंथ की लाइट अवेलेबल होती है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। 700 नैनोमीटर की लाइट अवेलेबल है तो ये एक्टिवेट हो गया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन हवा में उछाल दिया, ऊपर कोई पहले से इलेक्ट्रॉन लेने के लिए बैठा है, एक्सेप्टर इसने खींच दिया, इससे ताकतवर वाला यहाँ बैठा है, इससे ताकतवर वाला यहाँ बैठा है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम करते करते धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को वापस कर देगा। सिंपल सी बात है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस दौरान आपकी ATP बनेगी, जैसे कि नॉन साइक्लिक में भी बनी थी। यहाँ पर आपका कोई इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं हुआ, जितने इलेक्ट्रॉन गए उतने इलेक्ट्रॉन वापस आ गए, तो कोई पानी की स्प्लिटिंग नहीं होगी, कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं बनाने पड़ेंगे, और पानी स्प्लिट नहीं होगा तो कोई ऑक्सीजन नहीं बनेगा क्योंकि पानी से ऑक्सीजन बना था, और कोई NADPH भी नहीं बना क्योंकि इलेक्ट्रॉन चाहिए NADPH बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन चाहिए थे। भाई अगर आप यहाँ देखो आपके पास NADP था पहले से पड़ा हुआ, इसको अगर आप NADPH में कन्वर्ट करना चाहते हो, NADP को रिड्यूस करना चाहते हो, तो H दे रहे हो आप, तो H मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोगे ना, तो इलेक्ट्रॉन तो आपने ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करके दिया था नॉन साइक्लिक स्कीम में, इलेक्ट्रॉन तो आपने ऐसे ट्रांसपोर्ट करके दिया था ना, यहाँ से पहुंचाया था इलेक्ट्रॉन। NADPH बनाने के लिए आपका प्रोटॉन आसपास से ही उठा लिया गया था और इलेक्ट्रॉन तो आपने भेजा है इतनी मेहनत करके, यहाँ से उड़ाया, यहाँ पहुंचाया, यहाँ से उड़ाया, यहाँ पहुंचाया, तब जाके। तो यहाँ क्या हुआ है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन तो वापस ही आ गया, तो इलेक्ट्रॉन आपने जब दिया ही नहीं तो NADPH भी नहीं बनेगा यहाँ पर, तो कोई NADPH नहीं बनता, यहाँ सिर्फ एक चीज बनती है, ना ऑक्सीजन बनेगा ना मेरे भाई यहाँ पर NADPH बनेगा, सिर्फ ATP बनेगी, ओनली ATP विल बी फॉर्म्ड, ओनली ATP विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, सिर्फ ATP यहाँ पर बन रही होगी। ठीक है, अब देखिए एक चीज, ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, यहाँ एक चीज देखिए, ये जो आपका थाइलाकोइड मेम्ब्रेन है, यहाँ आपको PS2 और PS1 दोनों देखने को मिलते हैं, तो यहाँ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है इस मेन लाइट रिएक्शन वाले पार्ट में, और ये जो आपकी स्ट्रोमा लेवल है यहाँ आपका सिर्फ PS1 पाया जाता है, तो यहाँ आपकी सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। PS2 भी एब्सेंट है और NADPH बनाने वाला NADP रिडक्टेज एंजाइम भी एब्सेंट है, तो यहाँ पे NADPH नहीं बनता है, सिर्फ ATP बनेगी, और यहाँ पे ATP NADPH ऑक्सीजन सब कुछ बन रहा होगा। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर। इसी बात को आप आगे देखिए हमारे कंटेंट में, इसी बात को आगे देखिए, पॉइंटर देखिए, दिस प्रोसेस अकर्स इन स्ट्रोमा लेवल। स्ट्रोमा लेवल में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है क्योंकि स्ट्रोमा लेवल में सिर्फ PS1 है, PS2 नहीं है। कोई वाटर यहाँ स्प्लिट नहीं हुआ क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं हुई कि पानी तोड़ के आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़े, और कोई NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं है तो कोई NADPH भी नहीं बना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP बनती है। नाउ देयर इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से मेरी बात को सुनना मेरे भाई, आराम से मेरी बात को सुनना। यहाँ पर डिफरेंस देखो, PS2 और PS1 कंटेन करने वाले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, सिर्फ PS1 कंटेन करने वाले साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में। यहाँ पे मैं आपको चीजों का नाम भी बता रहा हूँ, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर थे, कौन कौन से आपके यहाँ पर बीच में मॉलिक्यूल्स का नाम बता रहा हूँ, आराम से सुनिए। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पहले PS2 काम करेगा, फिर PS1 यानी बोथ पार्टिसिपेंट है, PS2 भी है, PS1 बोथ पार्टिसिपेंट है, मुझे पता है। यहाँ पर पानी स्प्लिटिंग होगा आपका PS2 के पास क्योंकि PS2 में इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, तो यहाँ वाटर स्प्लिट होगा, तो वाटर स्प्लिट करने से आपका ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाएगा और आपके इलेक्ट्रॉन भी आ जाएंगे जो यहाँ पे कमी को पूरा करेंगे, ये भी पता है गुरुजी। तो आपके ये जो प्रोटॉन है थाइलाकोइड के ल्यूमेन में जमा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके यहाँ पर PS2 के इलेक्ट्रॉन की कमी पूरी कर देंगे एंड ऑक्सीजन आपका इवॉल्व हो जाएगा, गुरुजी ये बात भी पता है। ATP भी बनेगा जब आपके PS2 और PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन भाग रहे होंगे, एंड NADPH भी बनेगा एंड में, एकदम NADPH भी बना होगा, गुरुजी ये बात भी पता है। तो यहाँ NADPH भी बना, ATP भी बना, ऑक्सीजन भी रिलीज हुआ, एंड मेरे दोस्त PS2 PS1 दोनों यहाँ पर इन्वॉल्व है, सारी बातें ठीक है, ये हमें पता है पहले से। यहाँ अगर साइक्लिक को आप देखो तो सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, सिर्फ PS1 इन्वॉल्व है, PS2 नहीं है। कोई वाटर स्प्लिटिंग की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन थे वो वापस आ गए, तो इलेक्ट्रॉन की कमी हुई नहीं।
कोई ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज नहीं हुआ क्योंकि कोई वाटर स्प्लिट नहीं हुआ, कोई आपका एनएडीपी रिडक्टेज एंजाइम नहीं है तो कोई एनएडीपीएच नहीं बना, सिर्फ आपकी एटीपी ही फॉर्म हुई इस इलेक्ट्रॉन के ट्रांसपोर्ट के दौरान। ये हमने देखा, ये हमने सीखा। नाउ देयर आर सम मॉलिक्यूल्स व्हिच यू नीड टू लर्न, व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। देखो मेरे भाई PS2 से जो इलेक्ट्रॉन उड़े ये किस पे पहुंच गए? PQ पे, प्लास्टोक्विनोन पे। तो सबसे पहले जाते हैं प्लास्टोक्विनोन पे यानी PQ पे। PQ से जाते हैं साइटोक्रोम B6F पे, साइटोक्रोम B6F पे। साइटोक्रोम B6F से ये जाएंगे PC पे यानी प्लास्टोसाइनिन पे, और फिर पहुंच जाएंगे PS1 पे जो हमें पता है। यहाँ से आपका FD और FNR पे यानी फेराडॉक्सिन पे, और फेराडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज पे। ये नाम पहले से आते हैं। यहाँ ये तीन नाम याद किए, PQ, साइटोक्रोम B6F एंड योर PC यानी प्लास्टोसाइनिन। करेक्ट है? एकदम करेक्ट है। PQ B6F PC, PQ B6F PC, PQ यानी प्लास्टोक्विनोन, B6F यानी साइटोक्रोम B6F, PC यानी मेरे भाई आपका प्लास्टोसाइनिन। तीन आपके बीच के कैरियर्स है। यहाँ पर अगर आप देखोगे PS1 से जब भी इलेक्ट्रॉन होता है तो FD पे करता है, तो यहाँ पहले FD आ जाएगा, यहाँ भी FD आ जाएगा। और बीच में तीनों मैंने याद कराया है, PQ B6F और PC, ये पर्टिकुलर सीक्वेंस में आ जाएंगे, कुछ याद करने की जरूरत है। ये आपने देखा। 5 फाइटिन एनसीईआरटी में नहीं है, आपकी बात करेक्ट है। अगर आप यहाँ देखें प्लास्टोक्विनोन, इससे पहले आता है 5 फाइटिन, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको आप प्लास्टोक्विनोन मार्क करेंगे अगर क्वेश्चन आता है तो। अगर 5 फाइटिन ऑप्शन में दे ही दिया है तो 5 फाइटिन आंसर होगा, जिसको लिखना है वो इस बात को लिख सकता है। इससे भी पहले 5 फाइटिन पे जाता है, लेकिन एनसीईआरटी बेस हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी कई बार अपनी बातों को काट देती है भाई। यस, तो 5 फाइटिन अगर ऑप्शन में है दैट विल बी द आंसर, नहीं है तो आपका PQ होगा, और नहीं देगी एनसीईआरटी ऐसा ऑप्शन जनरली। उसको पता है कहां फंसेगा और कहां क्वेश्चन बोनस आएगा, तो नहीं दे सकता। पहले दिया जाता था जब एनसीईआरटी बेस पेपर नहीं आता था उस टाइम पर। तो एम्स के पीवाईक्यू देखोगे और नीट के पीवाईक्यू देखोगे तो वहां 5 फाइटिन ऑप्शन भी है, आंसर भी है। लेकिन अब आज के दिन में आपका प्लास्टोक्विनोन जो है ये आपका प्राइमरी एक्सेप्टर, पहला एक्सेप्टर माना जाएगा आपके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आप सही कह रहे हो, 5 फाइटिन है और इससे पहले ही आता है, इससे इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनसीईआरटी में नहीं है तो उसको कंसीडर नहीं किया गया। जैसे यहाँ पे देखिए केमियो ऑस्मोसिस, यहाँ भी आपका एनसीईआरटी में पहले प्लास्टोक्विनोन PQ दिखा रखा है, 5 फाइटिन का जिक्र एनसीईआरटी में नहीं किया गया। ठीक है, ये आपने देखा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से रिलेट करो। एटीपी कितनी जगह बना सर? नॉन साइक्लिक में भी बना, साइक्लिक में भी बना, एटीपी दोनों जगह बना। एनएडीपीएच कितनी जगह बना सर? एनएडीपीएच सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक में बना, साइक्लिक में नहीं बना। यानी एनएडीपीएच कम बनता है, एटीपी ज्यादा बनना होता है, तो एटीपी डार्क रिएक्शन में यूज भी ज्यादा होगा, यूज भी ज्यादा होगा। एटीपी मैंने दो जगह बनाई, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक में। एनएडीपीएच मैंने एक जगह बनाई, इसका मतलब एटीपी ज्यादा बनाई, इसका मतलब ज्यादा यूज भी तो होता होगा। तो एटीपी और एनएडीपीएच का आप इस्तेमाल करते हो डार्क रिएक्शन में, तो एटीपी ज्यादा बना है तो ज्यादा इस्तेमाल भी होगा डार्क रिएक्शन में। ये आपने देखा, ये आपने सीखा। बात समझ में आई? बात समझ में आई है लाडले मित्र? बता दो ना, याद है कि बात समझ में आई? अब देयर इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एनसीईआरटी का एक ताबड़तोड़ टॉपिक और मुश्किल से 3 लाइन में खत्म कर दूंगा। समझाऊंगा पूरा आधा घंटा लूंगा, एंड में 3 लाइन में कंसोलिडेट कर दूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, मेरे ऊपर से पहले तुम आक्रामक हमला कर दो, है ना? यहां तक की बात समझ में आई है? यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक की बात समझ में आ गई भाई? यस। एक सेकंड रुको यार, लो वॉइस वालों का कुछ जुगाड़ करता हूं मैं। एक सेकंड रुको सर, एक बार अगर लो वॉइस है तो एक बार चेक कर लीजिए, है ना? और लो वॉइस नहीं है तो एक लाठी अंदर भेज दीजिए सर, कम से कम 10 फीट की। सच में भेजा है, अभी पता लग जाएगा वॉइस लो है नहीं। तुम्हें बताता हूं भाई, है ना? शराफत में कुछ नहीं रखा, है ना? शरीफ आदमी की कोई इज्जत नहीं दुनिया में। अरे सब कुछ ठीक है भाई, लो वॉइस होती तो इतना चिंगाड़ दिया मास्टर, इससे ज्यादा क्या हाई वॉइस करूं भाई, है ना? हरियाणवी आदमी भाई, लट उठाने पे मजबूर मत करो, है ना? खुद कितने शॉट मार दूंगा पता भी नहीं लगेगा तुम्हें, मुझे खुद नहीं पता, है ना? क्या कर बैठूंगा। कुछ नहीं यार, अहिंसावादी आदमी हूं वैसे, टेंशन मत लो। आ जाओ मेरे भाई, आ देखो बस, ठीक है सब सही है सर, ठीक, लाठी भेजो। लाठी आओ। अरे यार कैसे लोग यार तुम, सब ठीक है, सब ठीक है। और सर टीम ने चेक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखिए, ये है आपका एक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर है आपके ये थाइलाकॉइड जो जुड़ जुड़ के बना रहे हैं ग्रेना, ये थाइलाकॉइड जो जुड़ जुड़ के बना रहे हैं ग्रेना। एक ग्रेना को मैंने यहाँ पर निकाल दिया है ना? एक थाइलाकॉइड को बेसिकली मैंने यहाँ पर निकाल दिया है। एक थाइलाकॉइड यानी एक सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को मैंने यहाँ पर निकाला। तो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है पिंक कलर की है, तो पिंक कलर की मैंने थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन बना दी, ठीक है? और काले कलर का तुरुरु तुरुरु ल्यूमन है यहाँ पर, काले कलर का ल्यूमन बना दिया। यानी ये क्या है? एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर थाइलाकॉइड, सिंपल। अब ये जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था ये जो पिगमेंट सिस्टम्स होते हैं, ये आपके यहीं पर आपके बाइंडेड होते हैं, जो फोटो सिस्टम्स होते हैं, ये इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे बाइंडेड होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिला एक इंपॉर्टेंट फोटो सिस्टम 2 क्योंकि पहले पार्टिसिपेट करता है, और यहाँ पर है आपका फोटो सिस्टम 1 जो बाद में पार्टिसिपेट करता है। करेक्ट है, करेक्ट है। फोटो सिस्टम 1 से सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाते हैं PQ पे यानी प्लास्टोक्विनोन पे, फिर जाते हैं साइटोक्रोम B6F पे, और फिर जाते हैं आपके PC पे यानी प्लास्टोसाइनिन पे, ये हमें पता है। फिर जाते हैं PS1 पे, PS1 के बाद जाते हैं FD FNR पे। गुरुजी ये भी हमें पता है, ये सीक्वेंस हमें पहले से क्रैक्ड है, इसको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, इसकी हमको हमें सब पता है। अब मेरी बात बहुत प्यार से सुनना मेरे भाई, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, सुप्रीमली इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, मेरी बात को बहुत गौर से सुनना। मैं कह रहा हूं कि सनलाइट आई, P680 मॉलिक्यूल ने 680 नैनोमीटर की सनलाइट ले ली और इसका इलेक्ट्रॉन उड़ करके चला गया PQ के पास, PQ के पास। तो PQ जो है एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये हाइड्रोजन कैरियर है। ये जो PQ है प्लास्टोक्विनोन, ये भाई न्यूट्रल रहना चाहता है। जैसे समझ लीजिए मैं PQ हूं, तो PQ हूं, तो मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहता हूं, या तुम एक प्रोटॉन भी कुछ जुगाड़ करके मेरे पास भेज दो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन हो जाएगा, तो मैं न्यूट्रल रह जाऊंगा। मुझे इलेक्ट्रॉन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं बहुत नेगेटिव फील करता हूं। तो अगर तुम एक प्रोटॉन के साथ आओगे, हाइड्रोजन बना के मेरे पास आओगे, तो मैं भी न्यूट्रल रह जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारा काम भी कर दूंगा। मैं इस प्रोटॉन को कहीं फेंक दूंगा, हाइड्रोजन में इस प्रोटॉन को कहीं फेंक दूंगा, इलेक्ट्रॉन में आगे ट्रांसफर कर दूंगा। मेरा काम क्या है कि मैं इलेक्ट्रॉन को आगे पहुंचा दूं, अगले कैरियर तक पहुंचा दूं। मैं अपना काम ईमानदारी से कर दूंगा, लेकिन तुम्हें भी कुछ मदद करनी पड़ेगी मेरी। तुम्हें क्या मदद करनी पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन मुझे नेगेटिविटी दे देगा, मैं प्लास्टोक्विनोन हूं, मुझे नेगेटिविटी नहीं चाहिए, मेरे पास एक प्रोटॉन भी बांध करके लेके आओ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन मिलकर हाइड्रोजन हो जाएंगे। मेरे पास हाइड्रोजन अगर आ गया तो कोई टेंशन नहीं, प्रोटॉन को मैं कहीं फेंक दूंगा और इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट कर दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, बस मुझे नेगेटिव नहीं होना है। तो ये जो आपका PQ है, ये मेम्ब्रेन के थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के थोड़ा सा बाहर की साइड पाया जाता है। तो PQ जो है बाहर की साइड पाया जाता है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो आ गया आपका एक्साइट होकर इस PS2 से। प्रोटॉन ये कहां से लेगा? अगर ये मेम्ब्रेन के बाहर की साइड पाया जा रहा है, PQ थोड़ा बाहर की साइड है, तो जहां से प्रोटॉन पास पड़ेगा वहां से उठा लेगा, तो आपका यहां से उठा लेगा, बाहर की साइड से उठा लेगा, उठा लेगा, बाहर की साइड से आपका प्रोटॉन उठा लेगा। और मेरे भाई ये PQH2 बना लेगा, यानी हाइड्रोजन बना लेगा। देखो इलेक्ट्रॉन भी आ गया इस पे, प्रोटॉन भी आ गया, तो हाइड्रोजन आ गया इसके पास टोटल, तो आपका PQH2 बन गया। PQH2 कहां बनता है? थोड़ा मेम्ब्रेन के अंदर की साइड बनता है। तो इसने इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया अपने वादे के मुताबिक, इलेक्ट्रॉन आगे दे दूंगा, प्रोटॉन इसने यहां फेंक दिया क्योंकि डस्टबिन यहां से पास है। मेरे भाई अगर तुम्हारे घर पे तुम्हारे मामा जी आए हैं, तो मामा जी के लिए बीकानेरी भुजिया लाने के लिए बीकानेर थोड़ी चले जाओगे, बीकानेरी भुजिया तो आसपास के बीकानेरी स्टोर से लाओ ना, अलग से बीकानेर थोड़ी चले जाएंगे भुजिया लेने के लिए। मामा इतने स्पेशल नहीं है, बहुत प्यारे मामा है। यस, तो मेरे भाई जुगाड़ नाम की चीज होती है ना। यहाँ पर ये जो PQ है, यहाँ पर ये जो PQ है, ये आपका प्रोटॉन उठाएगा कहां से? ये PQ अगर मेम्ब्रेन की बाहर की साइड है तो यहाँ से प्रोटॉन उठाएगा, यहाँ से प्रोटॉन पास पड़ रहा है तो उठा लेगा यहाँ से। और PQH2 अगर अंदर की साइड बना है तो डस्टबिन पास है, तो डस्टबिन है तो फेंक देगा यहाँ पे अंदर की साइड।
करेक्ट है, करेक्ट है। तो बाहर यानी आपके स्ट्रोमा साइड में प्रोटॉन की कमी हो गई क्योंकि यहां से प्रोटॉन उठा लिए, और अंदर आपके थाइलाकॉइड के ल्यूमन में प्रोटॉन बढ़ गए क्योंकि यहां प्रोटॉन फेंक दिए। एकदम सही बात है गुरुजी, एकदम सही बात है। अब आपने क्या किया, पीक्यू यानी प्लास्टोक्विनोन के बाद इलेक्ट्रॉन दे दिया साइटोक्रोम B6F पे, फिर दे दिया आपके प्लास्टोसाइनिन पे, फिर दे दिया आपके PS1 पे, यहां से चलेगा ये फेरेडॉक्सिन पे, और यहां से चलेगा फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस पे। नाम है फेरेडॉक्सिन NADP रिडक्टेस, तो NADP को रिड्यूस करेंगे यानी NADPH बनाएंगे। अब NADPH बनाने के लिए इन्हें NADP के ऊपर H लगाना पड़ेगा, हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, और हाइड्रोजन किससे बनता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे ऐसे पास करते करते इन्होंने दे दिया है, और प्रोटॉन इन्होंने स्ट्रोमा से ही ले लिया है, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन और कम हो गए। यहां भी जब PQH2 बनाने के लिए प्रोटॉन उठाए तो स्ट्रोमा से उठाए, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम। यहां भी NADPH बनाने के लिए प्रोटॉन उठाए स्ट्रोमा से उठाए, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम। तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम, स्ट्रोमा में प्रोटॉन घटते जा रहे हैं। यहां जब PQH2 ने प्रोटॉन फेंके तो अंदर की साइड फेंके ल्यूमन, ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा। PS2 को जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन देने के लिए पानी तोड़ा तो ये भी अंदर की साइड टूटा, तो इलेक्ट्रॉन हमने PS2 को दे दिए, ऑक्सीजन रिलीज हो गई गैस है, प्रोटॉन आपके ल्यूमन में जमा हो गए। यानी यहां प्रोटॉन वाटर स्प्लिटिंग से बने ल्यूमन में जमा, तो ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा। PQH2 ने प्रोटॉन फेंके आपके ल्यूमन में, तो ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा। बाहर से आपके PQ ने प्रोटॉन उठा लिए तो यहां प्रोटॉन कम। NADPH बनाने के लिए यहां से प्रोटॉन उठा लिए तो यहां प्रोटॉन कम। स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम, ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा, ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा प्लस चार्ज ज्यादा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम, यहां पर रिलेटिवली माइनस चार्ज, अंदर प्रोटॉन ज्यादा, बाहर प्रोटॉन कम। प्रोटॉन मूव करने की कोशिश करेंगे हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ये चार्ज है तो आपको पता है चार्ज पार्टिकल सीधा सीधा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, तो इन्हें एक ऐसा जुगाड़ चाहिए जिसे हम CF0 पार्टिकल कहते हैं, जो कि कैरियर होता है, जो प्रोटॉन को अपने अंदर से पास करने देता है। प्रोटॉन अपने अंदर से पास करेगा, मेम्ब्रेन की एक साइड से दूसरी साइड में प्रोटॉन फेंक देगा। इसी CF0 के साथ क्लोरोप्लास्ट के F0 के साथ जुड़ा होता है क्लोरोप्लास्ट का F1, जिसका नाम है ATP सिंथेज। ये आपका क्या करेगा, ATP सिंथेसाइज करेगा। यानी प्रोटॉन इस साइड से इस साइड जाने की कोशिश करेंगे, मेम्ब्रेन की इस साइड से इस साइड जाने की कोशिश करेंगे, तो प्रोटॉन यहां पर बहुत ज्यादा है, यहां प्रोटॉन बहुत कम है, यहां प्रोटॉन ज्यादा, यहां प्रोटॉन कम, प्रोटॉन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएंगे। जितना ज्यादा ग्रेडियंट होगा उतनी जोर से भागेंगे, प्रोटॉन बहुत तेजी से रश करके इस साइड से जाएंगे। प्रोटॉन की मोशन से एक फोर्स जनरेट होगी जिसे कहेंगे प्रोटॉन मोटिव फोर्स, प्रोटॉन की मोशन से जनरेट होने वाली फोर्स प्रोटॉन मोटिव फोर्स, और ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स से ADP और PI थरथरा जाएंगे, फड़फड़ा जाएंगे, और मेरे भाई ATP बना देंगे, ATP बना देंगे, दोनों पास पास आ जाएंगे। मेरे दोस्त इनको एक मैजिक मोमेंट चाहिए, ADP और PI यहां पे पहले से पड़े हुए थे, लेकिन इनके पास कोई मैजिक मोमेंट, कोई सुनहरा अवसर, कोई सुनहरा मौका नहीं था। जैसे मेरे भाई फिल्मों में देखा होगा है ना, गाड़ी वहीं खराब होती है जहां कोई खाली बंगला होता है, तुम कहीं चले जाओ, सड़क पे जनसंख्या इतनी है, खाली बंगला तो क्या, रात में 3 बजे भी निकलोगे तो कोई ना कोई सड़क पे बैठ के बीड़ी पीता हुआ मिल जाएगा। लेकिन हीरो हीरोइन जब जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत भयंकर, धड़ाधड़ बारिश हो रही है, बिजलियां कड़क रही हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, तभी आसपास में एक बंगला दिखाई देता है। बंगले में एक आदमी है जिसने टोपा पहना हुआ है, बंदर टोपा, कुर्ता पहना हुआ है और एक गमछा लगाया हुआ है, और वो आके कहता है, अरे मीम साहब जो है और भाई साहब जो है वो तो विदेश रहते हैं USA, तो आप आओ, आप उनके घर में आराम से इत्मीनान से रुको, ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया है जिनकी गाड़ी खराब हो जाती है, यहीं पर बहुत गाड़ियां खराब होती हैं यहाँ पर, उनकी सेवा करना ही हमारा धर्म है, सेवा परमो धर्मो ही लिखा हुआ है घर के बाहर, तो वहां पर उनको अंदर जगह मिल जाती है, पनाह मिल जाती है। वो जो टोपे वाला आदमी था वो जाकर चाय बनाता है उनके लिए, बोलता है कि मैं चाय नाश्ते का जुगाड़ करता हूँ, और भी कुछ चाहिए तो मुझे कुछ बता देना, एकदम है दुनियादारी, अच्छे लोग कितने हैं दुनिया में, और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताना, ऐसा बोल के निकलता है। मैं सुबह आता हूँ ऐसा बोल के निकलता है। अब मेरे भाई एकदम गाना चल रहा है पीछे, मस्त गाना, लेकिन हीरो जो है हीरोइन को कन्फेस करना चाहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन कर नहीं पा रहा है, मैजिक मोमेंट नहीं बन रहा है, तभी अचानक से जोर की बिजली कड़कने की आवाज आती है, और दोनों जो है एकदम आपस में एक दूसरे को हक कर लेते हैं, फिर एकदम दनादन गाना बजता है। यहाँ पर भी मेरे भाई ये जो ADP और PI है, ये पास पास तो है, पास तो है, मैजिक मोमेंट नहीं है। जैसे यहाँ से भागता दिखेगा एकदम तड़कता भड़कता, एकदम पांव कंधे पर रख के ऐसे भाग रहा है प्रोटॉन, उसको देख करके इन दोनों की दोस्ती हो जाएगी, दोनों के बीच में मैजिक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा मेरे भाई, और ATP बन जाएगा। ATP बनाने के लिए हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रोटॉन भागे, तेज से तेज भागे, तो ग्रेडियंट बढ़ा चाहिए, तो अंदर प्रोटॉन इकट्ठे करते रहेंगे कुछ करके, बाहर प्रोटॉन कम करते रहेंगे, ग्रेडियंट बना रहेगा, काम आपका तमाम हो जाएगा। यस करेक्ट, देखा होगा ऐसी फिल्म तो यार सबने देखी होंगी एक आधी बार, बहुत कॉमन स्क्रिप्ट है, तो भूत की फिल्म में तो बहुत ही कॉमन है, भूत की फिल्म में तो अलग चीज होती है भाई, बहुत अलग चीज होती है। रात को 3 बजे कौन नहा रहा है, पहले मुझे बताओ, कौन है दुनिया में वो मान भाव, तुम में से कौन है जो 3 बजे नहा रहा है, तुम दोपहर के 3 बजे नहा पाओ, मैं तुम्हारे ऊपर शर्त लगा सकता हूं इस पे, तुम 3 दिन में एक बार नहा रहे हो, रात को 3 बजे कौन नहाता है, और भूत जो है वो इसी इंतजार में क्यों है कि कोई नहाए और फिर मैं जाऊं एकदम, है ना, ऐसा क्यों भाई, क्यों इतने वेले हो भूत साहब, और क्यों इतना किसी को इतना हाइजीन कौन है दुनिया में, 3 बजे कौन नहाया जा रहा है, और जब भूत किया तो तुम्हें पता है भाई, तुम चादर टांग के सो गए हो, तुम्हें पता है बाहर से आवाज आ रही है, चिल्लाने की आवाज, जाके देखना क्यों है, कौन है, तुम्हें इतना बलशाली, मैं तो नहीं भाई, अगर मेरे घर के बाहर आवाज आ रही है ऐसे चिल्लाने की आवाज आई, तो मैं भाग के तो नहीं देख रहा, अरे बाप रे कौन है, मैं तो बचाऊंगा, अरे यार चुपचाप चादर टांग के सो जाओ भाई कौन है, तो जाके देख रहा है कि कहां से आ रही है आवाज, अगर आवाज आ रही है पता लग गया है कि कुछ है, तो और अंडरग्राउंड हो जाओ ना, इंसान को डर नाम की चीज क्यों दी गई है, जिससे वो अपनी जान बचा सके, तो और मौत की तरफ भाग जा रहे हैं, चप्पल पहन के भाई वो भी, अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। यहाँ पर देखिए रीजन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, वाटर जो स्प्लिट हुआ ये मेम्ब्रेन की थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन की अंदर की साइड हुआ, तो ये प्रोटॉन ल्यूमन में जमा हो गया। NADPH जो है ये स्ट्रोमा की साइड बना, तो मेरे भाई यहाँ पर स्ट्रोमा की साइड बना, तो यहाँ पर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन आपके चाहिए थे NADP पे हाइड्रोजन लगाने के लिए, तो यहाँ पर जो प्रोटॉन थे स्ट्रोमा से उठा लिया, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गया, एंड प्लास्टोक्विनोन एक हाइड्रोजन कैरियर था, तो स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठाता है ल्यूमन में फेंक देता है, तो स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम कर देगा, ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा कर देगा। ओवरऑल बात ये हुई कि आपका यहाँ पर अंदर प्रोटॉन ज्यादा हो गया, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम हो गया, ग्रेडियंट बन गया, इसे हम केमिओस्मोसिस कहते हैं, इसे हम केमिओस्मोसिस कहते हैं। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई गुरुदेव, इतनी बात हमको समझ में आ गई। आइए कुछ सवाल सॉल्व कर लेते हैं, आ जाओ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, गंदी बात का पता लगा दो, गंदी बात का पता लगाओ। स्ट्रोमा लेवल हैव PS1 ओनली एंड लैक NADP रिडक्टेस, स्ट्रोमा लेवल में सिर्फ PS1 होता है और NADP रिडक्टेस नहीं होता, तो यहाँ पे NADPH बनेगा, और PS1 है सिर्फ तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगी, सही बात है। ग्रेना लेवल में PS1 PS2 दोनों होते हैं, तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है, ठीक है, ग्रेना लेवल मतलब थाइलाकॉइड की बात करें, ग्रेना की लेवल सिक्के जैसा स्ट्रक्चर, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इन्वॉल्व बोथ PS1 PS2 नहीं, सिर्फ PS1 होता है। ADP ATP और NADPH आर सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक, दोनों बनते हैं यहाँ पे, एकदम ठीक बात, उत्तर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, आसानी से ट्रैक कर ले जाओगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इन क्लोरोप्लास्ट हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन आर फाउंड इन, प्रोटॉन कहां इकट्ठे किए थे, थाइलाकॉइड के ल्यूमन में इकट्ठे किए थे, तो ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड में प्रोटॉन ज्यादा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन कम, ग्रेडियंट बना दिया था, बहुत आसान सवाल है, सीधा सीधा आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। द रिएक्शन सेंटर इन PS2 हैज एन एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है इसे हम क्या कहते हैं, P680 मॉलिक्यूल, यानी 680 नैनोमीटर की सनलाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, 680 नैनोमीटर लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होती है, ठीक है, ये भी देखिए। Which of the following combination is required for chemiosmosis? Chemiosmosis यानी हमने जो ATP बनाने का भी मैकेनिज्म पढ़ा, मैजिक मोमेंट वाला मैकेनिज्म, इसमें क्या क्या चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए जिससे प्रोटॉन को थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन से क्रॉस कराया जा सके, CF0 पार्टिकल चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, मेम्ब्रेन चाहिए थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, ATP सिंथेस यानी आपका CF1 पार्टिकल चाहिए, है ना, CF0 भी चाहिए, CF1 भी चाहिए, ATP सिंथेस भी चाहिए, ठीक है, मेम्ब्रेन चाहिए, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट, NADP सिंथेस का यहाँ कोई काम नहीं, ATP बनाते हैं हम, NADPH नहीं बनाते, प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, वही गंदी बात भाई, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का क्या करोगे, करेक्ट करेक्ट है। आओ भैया ये सवाल देखो, बड़ा है थोड़ा, पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या समझा हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, करेक्ट बात बतानी है, केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में करेक्ट बात बतानी है। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस ऑन द इनर साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, आपका ल्यूमन की साइड टूटता है वाटर, तो इसीलिए प्रोटॉन ल्यूमन में रिलीज होता है, ठीक है, प्रोटॉन्स अक्यूमुलेट विद इन द ल्यूमन ऑफ थाइलाकॉइड, ल्यूमन में प्रोटॉन ज्यादा अक्यूमुलेट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन कैरियर, नहीं भैया
आपका इलेक्ट्रॉन जब उड़ा PS2 से तो इसने सबसे पहले किसको दिया, प्लास्टोक्विनोन को दिया, जो कि आपका क्या है, हाइड्रोजन कैरियर है। इसको एक प्रोटॉन भी लगा था साथ में, इसलिए स्ट्रोमा से प्रोटॉन उठा रहा था और आपका ल्यूमेन की साइड फेंक रहा था, हाइड्रोजन कैरियर है, तो ये बात गलत हो जाएगी। NADP रिडक्टेज एंजाइम इज लोकेटेड ऑन द स्ट्रोमा साइड, स्ट्रोमा में आपका NADPH बनना था, इसलिए वहां पे प्रोटॉन की कमी हो रही थी, वो NADPH बनाने में यूज हो रहा था। प्रोटॉन्स इंक्रीजेस इन नंबर इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में प्रोटॉन बढ़ते नहीं है, थाइलाकॉइड ल्यूमेन में बढ़ते हैं, स्ट्रोमा में कम होते हैं। तो AB डिविलियर्स आंसर आ जाएगा, AB डिविलियर्स, ABD आपका आंसर आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा मिस्टर सी, मिस्टर ABD। और देखो, which one of the following is not true regarding the release of energy during ATP synthesis during chemiosmosis? It involves क्या-क्या आपका होता है chemiosmosis में? Which of the following is not true regarding release of energy during ATP synthesis in chemiosmosis? Reduction of NADP to NADPH on stroma side, stroma side में NADPH बनता है, ठीक है। Breakdown of proton gradient, proton gradient break होता है, ठीक है। Breakdown of electron gradient, ये गंदी बात है, electron gradient नहीं बनाया था। Movement of proton across the membrane to stroma, thylakoid membrane से पास होकर के प्रोटॉन स्ट्रोमा की साइड आ जाते हैं, ये बात भी ठीक है। उत्तर आपका सी हो जाता है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं। NADPH लिख दो, NADPH लिख दो, ऑलमोस्ट सेम है, ये कोई दिक्कत नहीं, करेक्ट। इन लाइट रिएक्शन प्लास्टोक्विनोन फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम प्लास्टोक्विनोन PQ, किसके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा? ये देखिए, ये आपका PS2, ये आपका PS1, यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन गया PQ के पास, फिर साइटोक्रोम B6F के पास, फिर आपका PC के पास, फिर आपका PS1 के पास, यहाँ से फेराडॉक्सिन के पास, यहाँ से फेराडॉक्सिन NADP रिडक्टेज के पास, ये आपका सीक्वेंस है। तो आपका पूछा PQ क्या करता है, PQ क्या करता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से PS1 के बीच में PC आया, तो ये बात गलत हो गई। PS1 से NADP, PS1 से NADP बीच में PQ आया नहीं, ये बात गलत है। PS1 से ATP सिंथेसिस, PS1 से ATP सिंथेसिस कुछ है ही नहीं, गलत है। PS2 से B6F, PS2 से B6F अगर आपको जाना है तो बीच में PQ आएगा ही, ये आपका एकदम बीच में आ रहा है, ये बात आपकी करेक्ट है, एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे, एलिमिनेशन से भी निकाल सकते थे। उत्तर क्या आ जाएगा आपका मिस्टर डी आ जाएगा, मिस्टर डी आ जाएगा। During non-cyclic photophosphorilation, when electrons are lost from the reaction center at PS2, non-cyclic photophosphorilation के दौरान इलेक्ट्रॉन चलेगा PS2 से, what is the source of these electrons, जो कि replenish करेगा इलेक्ट्रॉन को, भाई वाटर स्प्लिटिंग से आप इलेक्ट्रॉन replenish करते हो। पानी को तोड़ा तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बन गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गया, प्रोटॉन थाइलाकॉइड ल्यूमेन में फेंक दिया और इलेक्ट्रॉन दे डाले किसको, आपके इसको PS2 को, करेक्ट। उत्तर हो जाएगा आपका मिस्टर 1, उत्तर हो जाएगा आपका मिस्टर 1, करेक्ट है, करेक्ट है गुरुदेव, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। इतनी बात सबसे पहले पढ़ी, बता दीजिए, इतनी बात सबसे पहले पढ़ी है, यस, इतनी बात सबको समझ में आ गई भाई। दिस इज योर लाइट रिएक्शन, यानी अब हमने ऑक्सीजन रिलीज करा दिया है, एटीपी और एनएडीपीएच बना दिया। एटीपी मैंने दो जगह पे साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में भी, नॉन साइक्लिक में भी, एनएडीपीएच बना सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन साइक्लिक वाले में। अब एटीपी एनएडीपीएच हम लोगों ने बना दिया, अब इनके बनते ही डार्क रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे। तो डार्क रिएक्शन में क्या होगा वो समझते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड डार्क रिएक्शन इन डिटेल। तो यहाँ पे अगर